व्यंग में तो मुझे बहुत लोगों ने ध्वस्त करने की कोशिश की है, बहुत लोगों ने। वो लेखक जो लिखना नहीं जानते थे व्यंग, वो व्यंग की आलोचना में धीरे से घुसे और उन्होंने अपना किस्म का लेखन जो व्यंग का था उसको सिद्ध किया कि ये भी व्यंग है। साफ साफ दिख रहा है कि बहुत घटिया लेखन है, पर हम उस पर बाकायदा एक 10 पेज का आर्टिकल भी लिखते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पिता भी डॉक्टर थे और साले आपकी हिम्मत क्या, आप कहते हो आप संवेदनशील लेखक है। कहानियाँ भी लिखी, गज़लें भी लिखी, कविताएं लिखी, जासूस उपन्यास लिखे, सारे खटकर्म मैं 6वीं से 11वीं 12वीं तक कर चुका था। आपने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो रेणु को नहीं पढ़ा तो आप व्यंगकार कैसे बन गए? आपने कमलेश्वर को नहीं पढ़ा, अमरकांत को नहीं पढ़ा तो आप व्यंगकार कैसे बन गए? जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं ना, बेशर्त प्रेम करते हैं, वो आपको फिर कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, ये तो करेगा ही। इस उपन्यास को जितने सारे पुरस्कार इसी कारण मिले कि हिंदी में इस तरह विशुद्ध फैंटेसी, व्यंग में नहीं, किसी ने उस तरह से पूरा उपन्यास फैंटेसी में लिखा ही नहीं। संवेदना और समझ अगर आप दोनों हैं तो आपकी संवेदनाएं निरंतर पैनी होती जाएंगी। हम तो वो तुलना आज भी करने से घबराते हैं अपनी, परसाई जी से या शरद जोशी से। हमारी तुलना हम अपने आप से ही करते रहते हैं और मैंने उनको डिस्करेज करने के लिए कहा कि देखिए मेरे को बहुत पैसा दे रहे हैं इंडिया टुडे वाले, तो उन्होंने कहा हम आपसे पूछ नहीं रहे कितना दे रहे हैं, हम 500 रुपये उससे ज़्यादा देंगे। इस आलोचक को साहित्य की परवाह नहीं है, इस आलोचक को पाठकों की परवाह नहीं है, इस आलोचक को आपके अंदर पाठ की समझ पैदा करने की कोई कोशिश नहीं है। मैंने तो नामवर सिंह जी के खिलाफ बहुत लिखा और खूब मज़े लेके लिखा, और नामवर सिंह पहले आदमी थे जिन्होंने बारामासी को एस्टेब्लिश किया। ये कह सकते हैं ज्ञान चतुर्थी बहुत बड़ा राजनीतिक साल इनसे ही मिला हुआ है, वो लेफ्टिस्टों को भी साधे हुए, राइटिस्टों को भी साधे हुए, इनसे ही बुरा नहीं बनता, उनसे ही बुरा नहीं बनता। शशि ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे एक आया था कोई पद्मश्री का पूछ रहा था और एक पुलिस वाला आया था तुम्हारे बारे में पूछने, तो मैंने तो भगा दिया अभी इसको। वो उस स्टेशन पर उतर गए। जो कहानी में वो आदमी था वो स्वदेश दीपक था, वो कहानी में जो उतरता था वो जीवन में ही उतर गया और चला गया। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यंग्यकार, एक ऐसे लेखक हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, जिन्होंने अपने व्यंग्य को भ्रष्टाचार और राजनीति जैसे मुद्दों से बाहर निकालकर मानव मन के भीतर प्रवेश कर वहाँ व्यंग्य की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया है। पद्मश्री से सम्मानित ज्ञान चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। एक समय पर आप कहते थे कि आजकल जो व्यंग्य लिखा जा रहा है वो कचरा है, अभी भी ऐसा मान रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये केवल राजनीति में नहीं होता, साहित्य की राजनीति में और ज़्यादा होता है कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई एक स्टेटमेंट निकाल लें और फिर उसका आप केवल आगे का और पीछे का आपने किस संदर्भ में कहा है उसे निकाल दें और फिर आप कहें कि आपने कहा था कि व्यंग कचरा है, आजकल जो व्यंग लिखा जा रहा है कचरा है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना मैं देने का आदी हूँ ना कभी कोई किसी को देना चाहिए। ये ऐसा स्टेटमेंट कभी उस तरह नहीं दिया गया। मेरा कहना था कि आप जब कचरे का भी उत्सव मनाने लगे, वो एक डरावनी चीज़ है। एक अच्छा देख, मैं अच्छे व्यंग को भी बहुत अच्छा कह रहा हूँ और कचरे व्यंग को भी अच्छा कह रहा हूँ, और जो बिल्कुल व्यंग है नहीं उसको भी कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। उसको भी कुछ छोटे बड़े पुरस्कार बना के दे दिए, बड़े पुरस्कार भी दे दिए, उनकी जिक्र भी कर रहा है। आप ज्ञान चतुर्वेदी को उसी सांस में उल्लेख करते हैं उनके लेखन का, जिसमें कोई टिम्बकटू के कोई श्रीमान हैं जिन्होंने अभी जुम्मा को लिखना शुरू किया है, उनका शुरू करते हैं। तो ये जो बारीक राजनीति है लेखन की, ये किसी जेन्युइन राइटर्स को आहत कर सकती है, जेन्युइन लेखन को आहत कर सकती है। तो वो कचरा व्यंग, एक अव्यंग जो व्यंग है ही नहीं, आजकल तो बहुत चला है, जो व्यंग है ही नहीं, हम उसको स्थापित करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। जो क्योंकि हम, और स्थापित कौन लोग कर रहे हैं, जो वो लेखक जो लिखना नहीं जानते थे व्यंग, वो व्यंग की आलोचना में धीरे से घुसे और उन्होंने अपना किस्म का लेखन जो व्यंग का था उसको सिद्ध किया कि ये भी व्यंग है। पर धीरे धीरे सिद्ध किया ये ही व्यंग है, क्योंकि उसमें तो बड़ी कमियां हैं सब। वो जो आप और व्यंग की बात करते हैं उसमें तो बड़ी कमियां हैं, उसमें तो हास्य है, उसमें तो विट है, उसमें तो मज़े आते हैं। व्यंग में मज़ा नहीं आना चाहिए सर, व्यंग तो तिलमिला देना चाहिए, चिकोटी काटना और
बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स आप इस्तेमाल कर लीजिए। आज की तारीख में एक मैंने आर्टिकल लिखा था, पता नहीं इन किताबों में कहीं होगा, कि कैसे शब्दों के हमने अर्थ बदल दिए। हम एक बड़े भ्रष्ट और बदमाश से नेता को हम कहते हैं प्रातः स्मरणीय, आदरणीय, प्रेरणादायक, और ये बाकायदा मंच से हम उसके सामने कहते हैं और हमें शर्म नहीं आती। और ऐसा ही लेखन में हुआ है कि हम साफ साफ दिख रहा है कि बहुत घटिया लेखन है, पर हम उस पर बाकायदा एक 10 पेज का आर्टिकल भी लिखते हैं, उसके वो लेख करते हैं। तो हम एक गलत किस्म के व्यंग्य को, जो व्यंग्य है नहीं, उसको हम स्थापित करने की बात जब करते हैं, मैंने उसको कचरा लेखन कहा कि वो जो कचरा, हम एक साथ ही ऐसा नहीं कर सकते कि हम कीचड़ और गंगा का महोत्सव एक साथ मना सकते हैं, नहीं मना सकते। नहीं, जब नेपथ्य लीला आई थी उस टाइम पर आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि माफ़ कीजिएगा मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आजकल व्यंग्य लिखा जा रहा है, व्यंग्य के नाम पर कचरा लिखा जा रहा है, तो इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट। हाँ, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये बात कही जाती है। और ये पूरे संदर्भ में देखी तो मैंने जो कहा जा रहा है उसको, मेरे अगर उसमें बात इंटरव्यू में पूरी नहीं आई हो तो मैं कहने के कोशिश में ये था कि उस संदर्भ में बात कर रहा था कि जो आम तौर पे व्यंग्य लिखा जा रहा है, देखिए किसी भी भाषा में, आज आप हिंदी मत बोलिए, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, इवन जो लोग जिन्हें नव यथार्थवादी लेखन में कहते हैं, व्यंग्य बहुत कम है। व्यंग्य बहुत कम लोगों ने लिखा, व्यंग्य की थोड़ा तेवर हो सकते हैं, पर विशुद्ध व्यंग्य लिखने वाले अंग्रेजी में भी बहुत कम थे, बहुत कम थे। पीजी वुडहाउस ने अगर ह्यूमर लिखा तो आप जेरोम एक थे जो वो भी विशुद्ध हास्य लेखक थे, जेरोम ने लिखा हुआ है। कैच 22 के जोसेफ हेलर का बहुत प्रसिद्ध नावल है कैच 22, और एंटी वॉर नावल जो उन्होंने लिखे हैं, पर बहुत कम लेखक हुए हैं। क्यों लेखक कम हुए? क्या व्यंग्य, और ये सारे बड़े लोकप्रिय लेखक हुए क्यों? व्यंग्य लिखना एक बेहद कठिन विधा है, ठीक, एक कठिन आर्ट है। कैसे व्यंग्य की तरफ आए उस पर आएंगे, लेकिन आपका एक आर्टिकल है चुस्त चिंतित चिकर घिन्नी बचपन, उसमें आप लिखते हैं कि आज के बच्चों के चुस्त बचपन के मुकाबले वो बेहद ढीला ढाला और बेमानी सा था। आप अपने बचपन की बात कर रहे हैं, संभवतः तुलना करना भी मूर्खता कहाएगी। हमारा अपना बचपन तो एकदम बचकाना तथा बचपने भरा ही रहा। तो इसी से मैं शुरुआत करता हूँ जी। ये जो बचकाना और बचपने भरा बचपन था, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आज के बच्चों को जब देखता हूँ, मेरे खुद के बच्चे थे, अब उसके बाद उनके बच्चे हुए, मैं तो अब 70 ईयर से उनका हो चुका हूँ, तो मेरे बच्चों के बच्चे हैं। उनके बचपन को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है शायद मेरा बचपन बड़ा बचकाना था, बच्चों जैसा था, और ये हमारा अपराध है कि हमने बच्चों से उनका बचपन छुड़ा लिया। वो बचपन जो आपको क्रिएटिविटी की तरफ मोड़ता है, जहाँ आपको जीवन को आप डिसाइड कर रहे हो कि जीवन कैसा है। हमने बहुत खूबसूरत बचपन जिया है। मेरे पिता डॉक्टर थे और हम गांव में पोस्टिंग होती उनकी हुआ करती थी, गांव में नदियों में कूदना। मौरानीपुर? हाँ, मौरानीपुर तो मेरा पैदाइश है, मेरी नाना और दादा दोनों का घर वहीं है। और पर मेरे पिता डॉक्टर थे और मध्य प्रदेश सर्विसेज में थे, तो हर गाँव उनको, वो बहुत अक्खड़ टाइप के आदमी थे। मैंने एक अफसर की मौत करके उन पर लिखा है, उस पे लिखा है। जी, तो बहुत ही कहीं, मतलब जाने के साथ 6 महीने में उनके विरुद्ध कोई ना कोई आंदोलन चल पड़ता था, छोटे गांव में भी उस जमाने में। आजकल तो हो जाए तो जब उनको काले झंडे दिखाने वाले आ जाते थे घर के सामने, लोग आंदोलन करता आ जाते थे, इनको ट्रांसफ़र किया जाए, और हम मुश्किल से 1 आध साल में वो गांव बदल देते थे, किसी और गांव में ट्रांसफ़र हो जाता था पिताजी का। तो हमने बड़े गांव देखे हैं मध्य प्रदेश के, और गांव में आप नए सिरे से फिर नए दोस्त बनाते थे, और पेड़ों पे चढ़ना, जामुन तोड़ना, चोरी करके आम लाना, उन बच्चों के साथ हम भी जाते थे। और कभी मेरे पिता डॉक्टर थे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि डॉक्टर के बच्चे हैं तो किसानों के बच्चे से कैसे घूम रहे हैं। हमने किसानों का, वो जो मेरे मन में एक है इमेज किसानों के घर की, वो कच्चे लिपे हुए घर, वो कबेलू वाले घर, उनके अंदर जो चल रहा है, उनकी बकरियां जो पालते थे, उनकी गायें जो पालते थे, हम जो चढ़ी नदी में कूद जाते थे। अब हम सोचते हैं यार हम 3री-4थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, पर नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बह रहा है, क्योंकि और बच्चे कूद रहे हैं तो आप भी गोता खा के कूद गए हैं, अब मरते तो मर गए होते। तो आपने ये सारा बचपन जो देखा है,
या नीम की निबोलियाँ बीन रहे हैं, तो ये इमली इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत बहुत खेल किए। और ऐसा शायद 7वीं 8वीं तक मैंने जो बचपन जिया है वही मेरे को लगता है आज तक मुझे कहीं ना कहीं उनकी ग्लिम्स रचना में वो गांव आ जाता है, वो एक चरित्र आ जाता है, वो चपरासी आ जाता है जिसको पिताजी पीट रहे हैं, और वो लोग आ जाते हैं मेरे दिमाग में इमीडिएटली कहीं किसी रेफरेंस में। और वो उसने बहुत मदद की है मेरे को एक संवेदनशील लेखक बनने के लिए। वो संवेदना जो है कि वो आपने जीवन को बहुत बहुत वरना कहेंगे आप डॉक्टर थे, कई लोग कहते हैं, हमारे यहाँ मानते हैं हिंदी में कि आप शायद जब तक गरीब नहीं होंगे आप कैसे संवेदना हो सकती है। मतलब फिर तो मैंने उनसे कहा, एक जगह मैंने बोला था कि इसका मतलब सुअर सबसे बड़ा लेखक है, क्योंकि वो तो कीचड़ में लौटता रहता है बेचारा, नाली में पड़ा हुआ है, तो वो तो बहुत बड़ा लेखक होना चाहिए। अगर यही शर्त है आपकी कि गरीबी में, जो दरिद्रता में, जो कचरे में पड़ा हुआ आदमी है, बस वही उसकी संवेदना है। आप यार बड़ी कार में चलते हो, और दूसरा ये भी कि डॉक्टर है तो शायद और आप संवेदनशील ना हो। आप डॉक्टर हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पिता भी डॉक्टर थे, और साले आपकी हिम्मत क्या, आप कहते हो आप संवेदनशील लेखक है। क्या बात करते हैं आप? आपका ये स्टेटमेंट ही झूठ है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि आप एक तरफ डॉक्टर हैं, एक तरफ कमाई कर रहे हैं, और एक तरफ माना जाता है ना डॉक्टर है, नहीं मर रहे। तो अगर संवेदना इतनी लेकर आएंगे तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, उनका इलाज कैसे करेंगे? और जबकि संवेदना का सबसे बड़ा अवसर डॉक्टरी देती। आपके अंदर जरा भी संवेदना है तो एक तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, क्यों आप मुझे अपना कष्ट बोल रहे हैं, अपने बच्चे का कष्ट बोल रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं जबकि बच्चे को कुछ नहीं है, एक जुकाम हो गया पर माँ की आंख में आंसू है, वो तो रोने भी लगी। और आप में अगर संवेदना नहीं तो आप बहुत खराब डॉक्टर होंगे। आप पहले माँ को फटकारेंगे, जरा सा जुकाम है और आप फालतू में ये सब, आप बाहर बैठिए, चलिए आप बाहर निकालिए, इनको लेके जाओ सब बाहर, आप बताइए, आप पिताजी को बोलेगा आप बताइए। आप माँ की संवेदना नहीं समझते, आप समझते नहीं उसके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। वो बच्चा जो रात भर सोया नहीं, माँ के लिए बहुत बड़ा कष्ट है, और आप इसे समझते नहीं। तो डॉक्टर के तौर पे अगर संवेदनशील हैं तो आप मरीज के दर्द को समझेंगे और आप एक बेहतर डॉक्टर होंगे। और अगर आप बेहतर डॉक्टर हैं तो मरीज आपको अपने वो बातें बताता है भाई साहब जो किसी को नहीं बताता। तो आपको कहानियाँ आती, नए नए चरित्र आते हैं। वो लोग जो अपने घर में बात नहीं बताते, वो बुढ़ा जो घर में से 2 बार आ चुका और घर वाले कहते हैं, मैंने भी कहा जांच में कुछ नहीं है, पिताजी आपके ठीक हैं, सर ये बड़ा परेशान करते हैं, रात रात भर घबरा के उठ जाते हैं, यानी क्या करते हैं। फिर वो तीसरी बार जब वो आपको आंक लेता है कि आदमी संवेदनशील है, फिर वो किसी बहाने से बेटे को बाहर भेजता है और आपसे बताता है कि सर देखिए क्या है, ये साले हमारे घर पे कब्जा करना चाहते, बेटा और बहू चाहते हैं कि मैं इनके नाम मकान लिख दूं, मैं नहीं लिखना चाहता। तो ये संवेदनशीलता आपको ये गाँव से मिली है आपको? ये मैं कहूँगा उसके पीछे संवेदनशीलता बहुत जगह से प्राप्त होती है। बिल्कुल। आपकी माँ से, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके अंदर तो होती ही है, आपके अंदर तो होती है। जीवन से आप वही जीवन देख के कोई आदमी कुछ एक सीखता है, उसी जीवन को देख के कोई आदमी दूसरा पाठ ले सकता है। तो आपने जीवन से किस तरह से पाठ पढ़े, जीवन के पाठ, वो सारी संवेदना में आते हैं। चलिए यहाँ आप एक और जगह लिखते हैं, हम बड़े होकर क्या बनेंगे, इस बात का कोई साफ या धुंधला सा नक्शा भी बचपन में हमारे मन में था ही नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि बहुत बड़े होकर भी हमें नहीं पता था कि हमें कभी कुछ बनना भी हमें पड़ेगा। आज भी नहीं पता वास्तव में कि हमें क्या बनना है। अगर हम कहूँ तो 70 साल के जो बनना थे बन चुके। मैं डॉक्टरी में, मैंने कोई इरादा नहीं था मैं डॉक्टर बनूंगा। हर बार बदलता रहा। वो उस वाले में आर्टिकल में है कि मैं जादूगर बनना चाहता था, फिर मैं टीचर बनना चाहता था, फिर मैं फलाना बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, मैं जोकर बनना चाहता था। वो बचपन में जैसे हर बच्चे को होता। मैं मौत के कुएं में साइकिल चलाना चाहता था। मैं सर्कस में मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या सर्कस तो बहुत अच्छी चीज़ है, सर्कस की जा सकती है। मैं लिखना मैंने 6वीं 7वीं से शुरू किया। 5वीं 6वीं क्लास से मैं लिखने लगा। पर ऐसा नहीं था मैं लेखक बनना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ। लेखक नहीं बनना चाहता था, ऐसा कोई इरादा नहीं था कि लेखक बनूँ। मैं वो एक गाना है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा, इसीलिए कि मतलब मैं हर फिक्र को धुएं उड़ाता चला गया, जो गाना है वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी जहाँ ले गई वहाँ मैं चल पड़ा, और उसकी मैंने परवाह नहीं की कि ये ज़िंदगी जहाँ जा रही है वहाँ नीचे गड्ढा भी है, आगे बड़ी बाधाएं भी हैं। बस करना है, मज़ा आ रहा है। जिस चीज़ में मज़ा आया वो मैंने किया। डॉक्टरी मैंने अलबत्ता बिल्कुल मजबूरी में जाके की थी।
मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, घर बहुत कच्चा था। मेरे 3 भाई हैं हम लोग। मेरे 2 भाई, एक लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुआ, ही वॉज ऑल्सो डॉक्टर, बहुत बड़ा देश का बहुत लीडिंग र्यूमेटोलॉजिस्ट है दिल्ली में, गंगाराम में जो है वेद चतुर्वेदी। और मेरा सबसे छोटा भाई वो न्यूरोलॉजिस्ट रिटायर हुआ, ही इज़ इन लखनऊ, विनय चतुर्वेदी। और मैं सबसे बड़ा था ज्ञान चतुर्वेदी। हम 3 भाई थे। और मेरे पिता की जब मृत्यु हुई तो मैं 10वीं क्लास में था, मेरा भाई 8वीं क्लास में था, ये बीच वाला जो बाद में जनरल बना ये 5वीं क्लास में था। तो बहुत कच्ची गृहस्थी थी। तो जब मैं इस लायक हुआ, मैंने बहुत अच्छा पढ़ने में था, तो उस समय मेरिट के आधार पे होता था सिलेक्शन। मैंने सागर यूनिवर्सिटी टॉप की थी, बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, उस आधार पे मुझे मेडिकल मिल रहा था। तो लोगों ने पुश कर दिया एक तरह से। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुला के बोला कि रामित चतुर्वेदी एक होते थे, उनने मुझे बुला के कहा कि तुम डॉक्टरी जाओ, तुम्हारे घर पे इतनी सारी समस्याएं हैं, डॉक्टरी में जाओगे, निकलोगे तो कम से कम एक नौकरी मिलेगी। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो केमिस्ट्री में एमएससी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला तुम केमिस्ट्री में एमएससी कर लोगे, यहाँ प्रोफेसर हो जाओगे इसी कॉलेज में, कहाँ तक पहुँचोगे जहाँ मैं बैठा हूँ। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये बैठने लायक तुम्हारे लायक जगह नहीं है, प्रिंसिपल मत बन जाना, तुम डॉक्टरी में जाओ। तो ऐसे करके मैं पुश किया, डॉक्टरी में पहुँच के मुझे डॉक्टरी में बहुत मज़ा आने लगा। तो मुझे जीवन में एक जगह ऐसा हुआ जहाँ पर मैं शायद अपनी चॉइस से नहीं गया, पर जब गया तो बहुत मज़ा लिया मैंने। अच्छा, आपने अपने टीचर की बात की, आपका एक आर्टिकल है घूमड़ वाले गुरुजी। वो कौन है? गांव में तब पिटाई बहुत आम बात थी। मेरे नाना जी और मामा जी, आपके नाना जी तो खुद कवि रहे, खुद बहुत बड़े कवि थे, ओरछा के राजकवि। हाँ, ओरछा के राज्य थे। घनश्याम दास जी पांडे मेरे नाना जी थे। और उनको पढ़ने बहुत बच्चे आते थे। उनको एक बड़ा सा घर दिया गया था समाज की तरफ से, एक मंदिर दिया था, उसमें कुआं था। तो वो तो हमारी माँ बताती हैं कि वो बच्चों को जो नहीं पढ़ते थे उनको रस्सी बांध के कुएं में डाल देते थे। वो कुएं में कहते गिराएंगे तुमको, ऊपर नीचे करते थे। और तो तब तो इस तरह के टीचर्स होते थे और डराते थे। मैं स्कूल में सबसे छोटा बच्चा होता था, बड़ी कम उम्र में दूसरी क्लास में बिठा दिया गया था कि मैं ठीक ठाक था पढ़ने में, तो मैं सीधे दूसरी क्लास में बिठा दिया। उसमें किसान के बच्चे जो है 18 साल के बच्चे और दूसरी क्लास में पढ़ रहे, तो वो उनको टीचर मुर्गा बना देता था। बड़ा सा बच्चा मुर्गा बनाए बैठे हैं, फिर वो उनको मज़ा नहीं आता था कि पूरी सज़ा नहीं हुई, तो कहते थे ज्ञानू, मुझे ज्ञानू बोलते थे, ज्ञानू तुम इधर आओ, इसके ऊपर बैठ जाओ। तो आप मुर्गे के ऊपर बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं क्योंकि एक मुर्गा बना हुआ है और आप क्लास, ऐसे गुरु होते थे। तो मतलब छड़ी मारो झमझम और विद्याएं छमछम, ऐसा कहलाता था। तो बाबूजी माँ सब थे, भगवान उनको जहाँ भी होंगे, बहुत बड़े आदमी थे, गणित के मास्टर थे और हमारे 6वीं का 7वीं 8वीं पढ़ा है हमने। कांपते थे हम लोग को, क्या पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, तो अद्भुत टीचर्स भी मिले और अद्भुत चरित्र इस तरह के मिले। और फिर जितने मैंने लिखे हैं वो कई जगह फिर आप कल्पना से सुन के जोड़ के, एक बदमाश आदमी भी आपके साथ चलता जाता है जब आप व्यंग लिखते हो। एक हास्य का जो एक सिलसिला चलता है ना, जिसे हमारे रविंद्रनाथ त्यागी कहते हैं हवा में गांठ बांधना। कुछ नहीं है, वो चरित्र है ही नहीं, पर आपके मन में एक चरित्र आता है और आप धीरे से उसको डालते हो रचना में। तो ऐसे वाले चरित्र भी, जरूरी नहीं कि वो सारे टीचर्स घूमड़ वाले गुरुजी मिले ही हो, वो कहीं मन में आए। टीचर की बात चल निकली, मुझे लगा क्या पता हो ही, इसलिए मैंने ऐसे हैं, ऐसे मिले हैं और बिना बात के पीटने वाले मिले हैं। अच्छा, 1969 में जब मेडिकल कॉलेज में आप गए तो कविताएं या लेखन तो आपका उससे पहले से चल रहा था, तो छपवाते क्यों नहीं थे? कोई वजह रही? अब एक छोटे कस्बे के उस समय का आप बात कर, आज तो छोटे कस्बे का आदमी भी लगभग उतना ही जागृत है इन चीज़ों में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तब आप छोटे कस्बे में सोचिए जहाँ पर अखबार भी अगले दिन आता है, एक दिन बाद का अखबार पहुँचता है क्योंकि बस देर से पहुँचती है, जहाँ कुछ और समस्या है ही नहीं। आप देखते हो धर्मयुग है, एक साप्ताहिक हिंदुस्तान है जिसमें साप्ताहिक हिंदुस्तान नीचे पता लिखा है कि रचनाएं यहाँ भेजते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता, आप नहीं कर पाते कुछ भी। तो आपको कुछ खबर ही नहीं थी, आप लिखते थे और खुश होते थे। मैंने आप कहीं लिखा भी है, मैंने 2 जासूसी उपन्यास लिखे थे जब मैं 11th क्लास में था। मेरी रचना, मेरी पहली कविता छपी ऐसा नहीं है, मेरी पहली कविता जब मैं 6वीं क्लास में था, तब मेरी पहली कविता दैनिक जागरण के बच्चों वाले खंड में छपी थी। फिर उन्होंने 4-5 कविताएं छपी, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, पूरा नाम मेरा ही है, तो और ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी नाम से। और मैं गांव में लोगों को दिखाता फिरता था कि
मेरे नाम से मेरे को क्लास के टीचर जानते थे कि कोई बच्चा है जिसको कि अखबारों में रचनाएं छपती हैं इसके। तो लेखक के तौर पे मेरी 6वीं 7वीं क्लास में एक पहचान हो गई थी स्कूल में कि आदमी लिखता है। तो लिखता था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या लिखूं। कहानियाँ भी लिखी, गज़लें भी लिखी, कविताएं लिखी, जासूस उपन्यास लिखे, सारे खटकर्म मैं 6वीं से 11वीं 12वीं तक कर चुका था। तो ये कब लगा कि व्यंग्य मेरी विधा है? व्यंग्य मेरी विधा है ये मुझे लगा करीब में जब मैं 11वीं क्लास में आया हूँ, 12वीं, जब मैं BSc फर्स्ट ईयर पढ़ा था, छतरपुर में था। और तब एक लाइब्रेरी को एक्सेस हुआ मेरे को। वो पहला एक बड़ा कस्बा था जब हम पहुँचे। तो उससे पहले हम छोटे छोटे गाँव में रहे। तो बड़े कस्बे में एक लाइब्रेरी थी जिसमें सारी मैगजीन्स आती थी तब, सारिका, निहारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, और अखबार। तब आपने पहली बार परसाई को पढ़ा। आपने उस लाइब्रेरी से कृष्णचंद्र को नॉवल पढ़े, आपने शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, इनके लेखन पढ़े। तो आपको लगा हाँ यार ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। और आपको पहले पता नहीं चलता है, आप ऐसे नहीं कि उनकी नकल करने बैठ जाते। आपको कोई चीज़ पकड़ती है पहले यहाँ दिल में, प्रभावित करता है। हाँ, आपको कहीं उतरती है, वो घुल जाती है आपके अंदर, वो आपके खून का हिस्सा होकर प्रभावित होने लगती है। लेकिन पहली बार तो हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, नकल ही करने नहीं। अब शुरू में हमारा बहुत सारा लेखन शरद जोशी को और परसाई को इमिटेट करते हुआ है। शुरू के मेरे छपे भी हैं जो उसमें बहुत जगह परसाई झांकते हैं, उसमें बहुत जगह धीरे धीरे आप खुद को खोजते हो कि आप किसी की नकल करके कुछ नहीं बन पाएंगे। तो नकल नहीं करते, आपने खूब पढ़ते हैं। एक अच्छा लेखक मुझे लगता है बहुत पढ़ाकू होना चाहिए। उसे न केवल अपनी विधा पढ़नी चाहिए, उसे सारी विधाएं पढ़नी चाहिए। वो तब जाके आपको साहित्य की संवेदना जागती है, जीवन की समझ आती है। अकेला व्यंग पढ़ के आप व्यंगकार कभी नहीं बन सकते। आपने निराला को नहीं पढ़ा तो व्यंगकार कैसे बन गए? आपने मीराबाई को नहीं पढ़ा तो व्यंगकार कैसे बन गए? आपने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो रेणु को नहीं पढ़ा तो आप व्यंगकार कैसे बन गए? आपने कमलेश्वर को नहीं पढ़ा, अमरकांत को नहीं पढ़ा तो आप व्यंगकार कैसे बन गए? ये सब व्यंग्य के लोग नहीं हैं, पर इनको ही कह के तो आपको कहानी कहने की समझ आती है। इनको कह के आपको मितव्यता आती है कि शब्दों की मितव्यता में छोटी से शब्दों में बड़ी बात कैसे कह सकते हैं। ये तो तब आता है ना। तो ये बातें आपको जब तक सब खूब नहीं पढ़ते। मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने लिखना तो बहुत बाद में शुरू किया, मैंने बहुत पढ़ा है। नहीं, ये तो कहा ही जाता है कि अच्छा लिखने के लिए आप जब तक अच्छा पढ़ेंगे नहीं, और ये कैसे तय होगा कि अच्छा है कि नहीं? वो बिना पढ़े तय ही नहीं होगा कि अच्छा लेखन है कि नहीं। आपने अच्छा पढ़ा नहीं तो आप जो लिखोगे वो सोचोगे ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप उस समय आसपास जो कोई लोग छप रहे हैं, आप उससे तुलना करते हो कि यार हमारा तो राम बाबू से अच्छा है। पर राम बाबू तो कुछ नहीं है साहित्य में, प्रेमचंद जी हैं। तुमने प्रेमचंद जी जैसी कहानी लिखी है, राम बाबू जैसी कहानी लिखी? तो राम बाबू जैसी कहानी लिखी मैंने सर, वो राम बाबू से अच्छा लिखता हूँ मैं। बिल्कुल तुम राम बाबू से अच्छे लिखते हो, पर राम बाबू कहाँ पढ़े हो पहले वो देखो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जब आपको लगा कि व्यंग्य मेरी विधा है, तो उस समय से क्या आप दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगे थे कि अब मुझे, चूंकि व्यंग्य मेरी विधा हो गई, तो अब मुझे उसी नज़र से इस दुनिया को देखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यंग्य कोई चश्मा नहीं है। क्या मैं काला चश्मा पहनूंगा या मैं थोड़ा सा रंगीन वाला पहन लूँगा, येलो वाला पहन लूँगा और उस तरह से दुनिया को देख लूँगा? ऐसा नहीं है। आप व्यंग्यकार हैं, आप ये आपने अपने आप को पहचाना, बस नहीं है। ये दृष्टि जो व्यंग्य लिखने की है, मैं समझता हूँ मेरे को तो 5वीं 6वीं 7वीं में जो मैंने, बल्कि जो 11वीं 10वीं में नॉवल भी मैंने जो लिखे हैं ये जासूसी, उसमें भी कुछ चरित्र व्यंग्य वाले ही रहे होंगे। वो तो बाद में छपे भी है, किसी और घोस्ट राइटिंग टाइप का कोई मेरा ले गया और किसी और ने किसी और नाम से छपवा दिया, इलाहाबाद में बेच बाज के वो नॉवल, मुझे भी पता नहीं कि कौन से छपे। पर आपके अंदर व्यंग्य होना चाहिए। जीवन की दृष्टि उल्टा मत करो कि व्यंग्य से जीवन दृष्टि बनी। आपके जीवन दृष्टि व्यंग्य वाली थी, इसलिए आपने व्यंग्य की तरफ उड़े। आप चीज़ों को, विसंगतियों को पकड़ने की आप में आर्ट है। आप जो चीज़ घट रही है उस पर्दे के पीछे क्या घट रहा है, वो कौन सी उंगलियां हैं जो इन कठपुतलियों को चला रही हैं। जो एक थानेदार बैठा है, आप थाने की और पुलिस की बुराई करते हो, आपको ये नहीं पड़ा कि व्यवस्था की जो ये कठपुतलियां हैं, जो ऊपर व्यवस्था है वो इस पुलिस को चला रही है। और ये अगर जो चल रहे हैं, तो आप अगर वो पर्दे के पीछे के खेल को नहीं पहचानते तो आप व्यंग्यकार नहीं बन पाएंगे। व्यंग्य की दृष्टि आपको इवॉल्व होती है टोटल चीज़ों से। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने किसान देखे, मैंने दोस्त देखे, गाँव देखा, गाँव में जो जीवन देखा, उससे जो सीखा, उससे फिर उनमें जो आपने विसंगतियाँ गरीबी की देखी, अफसरी देखी बाप की,
और आपने वो सब के बीच में और गरीब एक चपरासी को पिटते हुए देखा, आपको तब मैंने तय किया था कि मैं पिता के साथ नहीं हूँ, मैं इस आदमी के साथ जो पिट रहा है। तब भी आपको खराब लगता था लेकिन पिता का चिल्लाना। लेकिन जब आप ये तय करते हैं कि मैं पिता के साथ नहीं हूँ, मैं उस आदमी के साथ हूँ जो पिट रहा है या फिर जिसके साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे में तो कोई लेखक प्रतिरोध का लेखक भी बन सकता है। व्यंग्य प्रतिरोध का लेखन ही है। हाँ, व्यंग्य टोटल प्रतिरोध का लेखन। एक क्रांति जो के बारे में जो बड़ी गलत फहमियाँ जो डाल दी हैं लेफ्टिस्ट लेखन ने खासकर, कि इसका आज मैं एक धधकती हुई कविता लिखूं और कल आग लग जाएगी दुनिया में, ये आपकी बेवकूफ़ी। अगर दुनिया बदलती बड़े लेखन से तो दुनिया कब की बदल चुकी होती। हम क्या हैं और भी कोई क्या है। एक से एक बड़े लेखक हो चुके। वाल्मीकि से शुरू करिए कविता को भी, तो बाद में निराला पे आइए और आज आ जाइए। इतने बड़े बड़े कवि हो गए, दुनिया थोड़ी बदल गई। तुलसीदास हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख गए। समाज कैसा हो, आदर्श पुरुष कैसा हो, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे थे, ये कह गए। पर कोई बदल गया क्या? दुनिया दूसरे ढंग से बदलती है। लेखक का काम है लोगों को एक समझ पैदा कर। विजन तो लेखक देता ही है। हाँ, वही विजन, एक समझ पैदा कर। अगर वो समझ में पैदा कर रहा हूँ तो रातों रात उसका असर नहीं होगा, पर कुछ असर आएगा, ऐसा इस आशा में ही हमेशा लिखा जाता है। इस आशा में ही बड़े बड़े जो संत महात्माएं भाषण देते हैं, वो उनको छोड़ दीजिए, जो प्रवचन देने को अपना धंधा बना चुके, जो वास्तव में प्रवचन देते हैं। बुद्ध आए थे, बुद्ध इतने बड़े अवतार थे, बुद्ध ने इतना बड़ी क्रांतिकारी बातें की, दुनिया नहीं बदल गई, पर कुछ तो एक कॉन्शियसनेस आई दुनिया में, कुछ चीज़ें तो बदली। आप जब बात करते हो कि आप आज आपने सती के विरोध में आए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, फला नहीं होनी चाहिए, ढिकाना नहीं होनी चाहिए, कैसे आई समाज में? वो समझ धीरे धीरे आती। तो लेखन का काम है समाज में वो धीमा बदलाव लाना। अचानक बदलाव ये किसी रिपोर्टिंग से हो सकता है कि कोई आप ऐसी घटना बता दें, उसका अगले दिन प्रभाव आ जाए। वो पत्रकारिता करती है। भंडा फोड़ जैसे बोलते हैं आप लोग, कि भंडा फोड़ कर दिया और एक आपने स्टोरी चालू कर दी और उस स्टोरी से तात्कालिक कुछ असर हो सकता है। लेखन तात्कालिक असर करने की चीज़ नहीं है। लेखन एक मन तैयार करने की चीज़ है। ज्ञान जी, एक बात और यहाँ पर बताएं कि व्यंग्य में, या जब आप व्यंग्य लिख रहे होते हैं तो उसमें मैं शैली का कितना ज़्यादा महत्व होता है? कई बार बहुत सारा व्यंग्य, या फिर आपके ही अगर मैं आर्टिकल लूँ, वो मैं शैली में लिखे गए हैं। अगर आप मैं शैली में लिखते हैं तो वो लगने लगता है कि आत्मकथात्मक हो जाएगा, और अगर आत्मकथात्मक हो जाएगा तो क्या अपने ही ऊपर व्यंग्य करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत दूसरे के? मैं शैली में आप कह रहे हैं कि आप ज़्यादातर में, एक तो व्यंग्य पर एक बहुत बड़ा आरोप है, व्यंग्यकारों पर आरोप है। एक जगह मुझे गोविंद मिश्र जी ने किसी कार्यक्रम में बोला कि व्यंग्यकार अपने आप को क्या समझते हैं, जैसे ऊपर बैठ के सारी दुनिया पे कमेंट कर रहे हैं। एक आपके एक हाथी दांत की मीनार है जिस पर आप बैठते हैं और दुनिया पे कमेंट करते हैं, दुनिया पर। ये वाली बात तब मैंने उनको इसका जवाब ये दिया था कि सर बहुत सारा व्यंग्यकार व्यंग्य अपने ऊपर करता है और मैं करके लिखता है, क्योंकि वो हो सकता है आप पर लिखे आपको वो लगे, पर अगर आप जरा भी संवेदनशील हैं, जो मैं अपने लिए कह रहा हूँ वो वास्तव में आप पर लागू हो रही है। तो जो मैं है, मैं में लिखना आसान होता है। कई बार ऐसे वाले आर्टिकल्स आप जब अपने उदाहरण देते हैं, मैं कहूँ कि मेरे फूफा जी एक ऐसे वाले आदमी थे, तो मैं किसी और के फूफा जी की बात नहीं कर रहा, मैं एक अपने फूफा जी का एक काल्पनिक चरित्र लेके और कुछ मज़े की बातें करता हूँ। तो मैं शैली में लिखना उस तरह से आसान होता है, आत्मकथात्मक लग सकता है। कविता में कई लोग कहते हैं आपने बड़ी प्रेम कविता लिखी, मतलब आपके तो बड़े प्रेम संबंध रहे होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रेम कविता लिखने वाले के हमेशा संबंध बड़े प्रेम में रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे मैं लिखने वाले की सारी रचनाएं मैं मतलब अपने ऊपर आत्मकथात्मक है, कतई नहीं है। ठीक, जब हम उसे आप कमी मानते हो क्या? नहीं, मैं तो आपसे पूछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं क्या आपको एक पाठक के तौर पे लगता है कि ये मेरी कमी है या व्यंग्यकार की कमी है कि वो अपने पे लिखता है और उसे तो दुनिया के नाम में? एक बात और मैं बताऊँ, इसमें एक चीज़ ये होती है ज्ञान जी की अगर मान लीजिए मैं अपने ऊपर अपने को केंद्र में रखकर मैं दुनिया पर कमेंट करता हूँ, है ना, तो ये लगता है कि आप बचाव में खेल रहे हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं, कि आप डायरेक्टली बोलेंगे। दो तरह के व्यंग्य में लेखन हुए, एक आक्रामक लेखन जिसमें कि लोगों ने नाम लिख के भी लिखा है। हाँ, जिसमें कि परसाई उसके सबसे बड़े उदाहरण है। हाँ, उस समय उन्होंने नेताओं के नाम भी लिखे, पर वो लेखन और परसाई का कहना भी था ये तात्कालिक लेखन है सब। परसाई का वही लेखन आज तक चल रहा है जिसमें परसाई ने किसी के नाम लेके नहीं लिखा हुआ है।
किसी, वरना परसाई ने बाकायदा नेताओं के नाम पर लिखा है, वो एक अलग किस्म का लेखन है। शरद जोशी ने भी बहुत सारा, प्रतिदिन में बहुत सारा लेखन किया, जिसमें बाकायदा नाम लिख के ज्ञानी जैल सिंह का तो राजीव गांधी का तो फलाना फलाना लिख के लेखन किया है। वो लेखन से इतर, आपने शुरू में मेरा जब इंट्रोडक्शन दिया तो आपने कहा कि उस जगह से निकाल के आप व्यंग्य के दायरे को बढ़ाया, तो ये चीज़ तो लिखी जा चुकी है। आपके पूर्वजों ने एक ज़मीन तैयार की है, क्या आप उसी ज़मीन पे बैठे रहेंगे या उस ज़मीन के ऊपर जो और संभावनाएं उस तरफ जाएंगे? तो मेरा लेखन उन संभावनाओं की तलाश में, तो उन संभावनाओं में ये आप उधर से हट जाते हो जहाँ आप तात्कालिक घटनाओं पर लिख के, और वो तात्कालिक वाहवाही जरूर लूट लेते हैं और एक क्रांतिकारी पॉस्चर भी देते हैं, और उसके लिए आज भी ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए आज का जो व्यंग्य आप कह रहे थे ना, शुरू में मैंने कहा कि व्यंग्य कचरा हुआ, वो आजकल का व्यंग्य में बहुत सारा हम परसाई को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, आजकल की घटनाओं पर लिखने की कोशिश करते हैं। वो उस तरह का परसाई जैसा अध्ययन नहीं है मेरा, परसाई जैसी राजनीतिक समझ नहीं है। और मैं एक राजनीतिक व्यंग्य जब लिखता हूँ तो ना इधर का रहता ना उधर का रहता, और ख़त्म हो जाते। परसाई जैसी समझ आपको चाहिए पहले राजनीति की, तब आप राजनीतिक टिप्पणी लिख सकते हो। तो उधर से निकल के मैंने राजनीतिक बहुत सारा लिखा है, पर उनमें मैंने किसी, आप उसमें किसी की छाया जरूर दे सकते हैं, पर मैंने प्रवृत्तियों पे लिखा है, मैंने व्यक्तियों पर नहीं लिखा। तो मैंने, अगर मैं किया है तब भी मैं दुनिया की प्रवृत्तियों पे बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया के किसी व्यक्ति विशेष को लेके टिप्पणी नहीं कर रहा। अभी मैंने नया उपन्यास लिखा है जो अभी छपेगा, अभी तो दिया है मैंने, एक तानाशाह की प्रेम कथा। बहुत अलग ही उपन्यास है, क्योंकि मैं हर उपन्यास में बहुत अलग होने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसमें जो प्रेम में कैसे या आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो कुछ देर में जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं ना, बेशर्त प्रेम करते हैं, वो आपको फिर कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, ये तो करेगा ही, आप तो वो आपको धीरे धीरे आप उसके गुलाम हो जाते हैं, वो आपका तानाशाह हो जाता है। स्त्री पुरुष संबंध में बहुत होता है, शादी के बाद पति तानाशाह हो गया, पत्नी तानाशाह हो गई, घर चल रहा है कैसे भी। तो प्रेम में कैसे धीरे धीरे तानाशाही पनपती। पहले तो मैंने आर्टिकल उपन्यास वहाँ से लिया था कि 4 कपल में कैसे चल रहा है तानाशाही, कैसे प्रेम और घनघोर प्रेम था, और वो कैसे धीरे से तानाशाही बदल गया और पता भी नहीं है। अभी आप इसे मान ही नहीं सकते, आप तो अभी भी कहते हो मैं तुमसे यार इतना प्रेम कर रहा हूँ, तब मैंने तुमसे कहा साड़ी मत पहनो, ये क्या है, तुम्हारे सब टांगे दिख रही, क्या कर रही हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं यार, तुम इसको ऐसा क्यों लेती हो कि मैं तुम पर तानाशाह हो गया। फिर मैंने इसको जोड़ा व्यापक अर्थों में कि एक देश प्रेम भी तानाशाही में बदल सकता है। मैं तो देश प्रेम करता हूं, क्या बात करते हो, मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, मैंने तो पूरा परिवार छोड़ दिया, मैं तो अकेला हूं, मैं किसके लिए कमाऊंगा, मैं कोई भ्रष्टाचार क्यों करूंगा, मैं तो देश के लिए, देश प्रेम में मरा जा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं देश प्रेम के लिए जो भी कर रहा हूं मैं जो तानाशाही दिखा रहा हूं वो देश प्रेम के लिए भाई साहब, ये कोई तानाशाही नहीं है। तो देश प्रेम कैसे तानाशाह में बदलता है, ये तो नेहरू जी ने कहा था। नेहरू जी ने कहा था आप मुझसे इतना प्रेम मत करो कि मैं तानाशाह बन जाऊं। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है जब उन्होंने कहा था। अब तो लोग नेता बोलते हैं करिए। अब अगर आप जो है आज की डेट में, तो अब उसमें एक मैंने बादशाह की कल्पना की जो तानाशाह है, हाँ। और वो कह रहा है मैं बहुत बड़ा देश प्रेमी हूँ, और कोई उसे देश प्रेमी के इतर अगर कुछ कह दे तो उसे फांसी लटका देगा वो। तो वो कंटेम्प्रेरी उससे जुड़ गया, और फिर ये देश प्रेम कैसे इन 4-5 कपल के प्रेम को प्रभावित करता है, ये एक तानाशाह की प्रेम कथा, ऐसा उपन्यास मैंने लिखा। पता नहीं किस संदर्भ में बात चालू हुई थी, यहाँ पहुँच गया। उपन्यास का नाम ऐसा है, देखिएगा आप। हाँ, आज के देखिएगा, छपेगा वो तो चलेगा, छपेगा तो देखते हैं, संदर्भ में आएगा, खेलेगा तो देखेंगे। नहीं इसमें एक मरीज का एक रखा ही है किताब आपके सामने। उसमें मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि रामचंद्र जी को लिखे, और पौराणिक आप जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे नरेंद्र कोहली ने कहा था। मैंने उनसे पूछा कि सर भरत के राज्य के बारे में कुछ आपको पता है क्या, कि भरत के राज्य, अरे भरत ने तो बहुत अच्छा राज्य किया था। तो मैंने कि भरत ने राज्य बहुत अच्छा किया था, तो वाल्मीकि 14 साल बाद की अयोध्या का निकालिए उसमें से। मैं आपको शुरू में वाल्मीकि जो मैंने कोट की है वो मैंने वहीं से शुरू किया उपन्यास, कि वाल्मीकि जो कह रहे हैं, देखिए वाल्मीकि जो कह रहे हैं कि 14 साल गुजर गए, राम आने वाले हैं, उस समय की कथा है पूरी। तो पादुका राज्य के बारे में वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं राम के बिना अयोध्या, ये वाल्मीकि का, मेरा नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण से लिया है मैंने। राम के बिना अयोध्या उस सेना के समान जान पड़ती थी, महायुद्ध में जिसके कवच फट गए हो, जो आपत्ति में फंस गई हो।
राम के बिना अयोध्या उस गर्भिणी होने की इच्छुक गाय के समान थी जिसे गौशाला में बंद कर दिया हो, जिसे साड़ छोड़ दिया गया हो। राम के बिना अयोध्या उस वनलता के समान थी जो वसंत के कारण फूलों से लदी हो पर दावाग्नि में झुलस गई हो। राम के बिना अयोध्या उस ध्वस्त मधुशाला के समान लग रही थी जिसके पियक्कड़ चले गए हों, जिसकी अभी सफाई ना हुई हो, जाम इधर उधर भरे पड़े हों। राम के बिना अयोध्या उस दुर्बल किशोरी के समान थी जिसे कोई युद्ध का कुशल अश्वारोही लेकर भाग गया और अपनी वासना पूर्ति के बाद छोड़ गया हो। राम के बिना अयोध्या ऐसी थी। तो मैंने कहा फिर भी मेरे को और कहीं कुछ नहीं मिलता इसके अलावा। तो मैं तो पादुका राज की 14 दिन की बात कर रहा हूँ। 14 दिन बचे हैं राम के आने के, उसकी कहानी है पूरी जो ये मरीचिका है। तो मुझे उन्होंने बहुत डिस्करेज किया था, आप कुछ ऐसी चीज़ मत लिख दीजिएगा, हाँ हिंदू जनों की भावनाओं को आहत कर देंगे आप जब ऐसा लिखेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, इधर पादुका राज आपको लगता नहीं है बहुत सी संस्थाओं का एक तरीके से अंग बन चुका है, और आप तो खुद एक लंबे समय तक सरकारी संस्था में रहे हैं, तो इसके बरक्स आप कैसी संस्था देखते हैं? राम राज्य के नाम, राम जी के नाम पर पादुका राज्य चलाना ये हर जगह हो रहा है। राजनीति में हो रहा है, समाज में हो रहा है, सामाजिक संस्थाओं में हो रहा है, साहित्यिक संस्थाओं में हो रहा है। सरकारी क्यों? सरकारी से छोड़ दीजिए, हम व्यंग में हो रहा है। व्यंग में जो चालाक किस्म के लोग हैं जो व्यंग नहीं जानते लिखना, जिनका मैं कचरा व्यंग कह रहा था, उन्होंने किसकी पादुकाएं उठा रखी? परसाई जी की। वो परसाई के नाम पे वो पादुकाएं आपके सिर पे बजा सकते हैं। वो पादुकाएं उनके हाथ में कि बेटा हमारे व्यंग को कुछ कहोगे तो हम तो परसाई परंपरा का लिखते हैं, तो हम जो है आपको ठोक सकते हैं। तो ये जो पादुका राज की प्रवृत्ति है ये आज की, उस जमाने की राम जी के समय की नहीं है। राम जी के समय में जो पादुका राज चला होगा, जहाँ पर कि बाहर भरत बैठ गए, भरत के बारे में है कि नंदग्राम में बैठ गए थे वो उन्होंने कहा था जब तक आप नहीं लौटेंगे वन से तब तक मैं भी आप जैसा जीवन जीऊँगा। तो बाहर उन्होंने एक पर्ण कुटीर बना के वो पादुकाएं रख के पूजा करते थे, वो 14 साल पूजा करते रहे। जब लौट के आए हैं तो उनकी जटाएं थीं, उनके शरीर पे मैल जमा हुआ था, वो केवल पादुकाओं के राज्य में बैठे हुए। तो फिर अयोध्या कौन चला रहा था? अगर पादुकाएं के सामने भरत बैठे हैं तो राज्य कौन चला रहा है यार? तो 14 साल राज्य कैसे चला होगा? वहाँ पर फिर मैंने उसमें पादुका मंत्री की कल्पना की, और फिर और जो एक पूरा सिस्टम जो डेवलप हो जाता पादुका राज्य के नाम पे। ये हर जगह है। आज के डेट में आप बड़े आराम से, वो फलाने के आदमी है, बड़ा अफसर का आप मुँह लगे बन गए, तो आप बड़े अफसर से कौन पूछेगा? मंत्री का मुँह लगे हैं आप, मुख्यमंत्री के मुँह लगे, आप प्रधानमंत्री के बड़े खास हैं। अब आप अपना पादुका राज आपका चल पड़ा। कोई की हिम्मत नहीं कि जाके मंत्री से पूछे कि ये जो कह रहा है सही है। वो कह सकता है कि मंत्री जी ये चाहते हैं, वो नीचे वाला क्या कह रहा, फलाने साहब भी चाहते हैं। फिर आपने नीचे वाले की अपनी पादुकाएं चल पड़ती, तो एक पादुका राज का सिलसिला चल पड़ता है। ये उपन्यास उसके बारे में। जी, मरीचिका जब आप लिख रहे थे, राजकमल से है ये, मरीचिका जब आप लिख रहे थे तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली, क्योंकि जब आप पौराणिक, बहुत कठिन था इसको लिखना। मैं वही पूछ रहा हूँ, पौराणिक चरित्रों को जब आप उठाते हैं वो भी उस समय के, तो आपकी शब्दावली भी जाहिर सी बात है उसी समय से आनी चाहिए। व्यंग्य के बारे में माना जाता है कि आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए जो सीधा अटैक करे और सीधा आपको लगे, या व्यंजना या लक्षणा शब्द शक्ति जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से वो आए, सीधे बात न कहकर घूम के आए लेकिन लगे खटाक से। संस्कृत निष्ठ शब्दावली में ये कितना मुश्किल रहा होगा? ये बहुत कठिन था। मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पहले 6 महीने 2 बार 50-50 पेज के ड्राफ्ट लिखे। मैंने पहले तो वाल्मीकि का सहारा लिया था, मैंने वाल्मीकि को पढ़ा, 2 बार पढ़ा। और वाल्मीकि ने जिस ढंग से लिखा था, पहले मैं सोचा यार एक नया प्रयोग होगा, एक मतलब कवितामय ढंग से पूरा उपन्यास लिखा जाए। तो वाल्मीकि ने जैसे सर्ग लिखे हैं वैसे बना के लिखूं। तो मैंने ऐसे 50 पेज लिखे, कविता नुमा पूरा एक लगा के, और 50 पेज में कहानी बढ़ी, पर मुझे लगा नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा, मैंने फाड़ दिए, नहीं लगा। फिर मैंने इसे एक सामान्य तौर पे लिखा, जो आपके 12 से आप लोकप्रिय हो गए हैं, और आपने नरक यात्रा लिखी है, तो आपने, तो ऐसा क्या उस भाषा में लिखा जा सकता है? मजे लेके जो आपने कहा ना कि सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखिए, व्यंग पकड़ ले। सामान्य बोलचाल में व्यंग पकड़ा जाएगा और कठिन भाषा में नहीं पकड़ा जाएगा, ये हमारी गलतफहमी है। अगर इस तरह से कविता लिखी जाती और इस डर से लिखी जाती तो कभी निराला जैसी कठिन कविताएं कोई ना लिख पाता, और मुक्तिबोध जैसी कविताएं कोई ना लिखता। आप अच्छा लिखिए और बड़ी बात कहिए जीवन के बारे में। जिस भाषा में कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, आदमी समझने का प्रयास करेगा, पहुंचेगा वहाँ तक, उस मर्म तक पहुंचने का पाठक प्रयास करता है। पाठक को बेवकूफ़ मत समझिए,
ये मत समझिए कि इसमें बहुत सीधी सादी, बहुत ऐसी भाषा में कहो यार तभी समझेगा, ये साला बेवकूफ़ है, ज़्यादा कठिन बात कर दी, पकड़ेगी नहीं। इस उपन्यास पर मैंने फिर मैंने फाइनली संस्कृतनिष्ठ मैंने बड़ा होमवर्क किया। मैंने इसमें गालियाँ कैसे आएंगी, जो गाली दे रहे तो रे शठ और उस समय की क्या गालियाँ हो सकती हैं, वो मैंने निकाल के मेरे एक डायरी में अभी भी है। कम से कम 60 पेज में इनके संवाद हैं, जो उस ज़माने में जैसे बोले जाते होंगे वैसे संवाद मैंने बनाए, लंबे संवाद बनाए मैंने, और वो लिखे थे, बाद में इस्तेमाल हुए नहीं हुए। एक बार मैंने करीब 25 पेज जब लिख डाली इस भाषा में, फिर मैं उसको पकड़ लिया मैंने, फिर मैं लिखता चला गया। ये तो 300-400 पेज का उपन्यास है, बड़ा उपन्यास है, और उसमें पूरे में पौराणिक भाषा साध के और आपने पूरा व्यंग करने की कोशिश की, और मुझे लगता है मैं सफल हुआ, क्योंकि काफ़ी संस्करण इसके निकले हैं, लोगों ने पढ़े हैं। बिल्कुल, मतलब आप क्या होता है, आपकी 2 जिम्मेदारियां होती, एक पाठक के प्रति, एक जो विषय आपने उठाया उसके प्रति। हाँ। अपने लेखन के प्रति तो आपके है ही, उसके हिसाब से आप भाषा तय करना पड़ते हैं। मेरे आपके ये 3 उपन्यासों में भाषा लगभग एक सी है, जो बुंदेलखंड को लेकर लिखी। हाँ, ये ट्रायोलॉजी बुंदेलखंड की है। तो ये एक इसमें बुंदेलखंड का जो लोकल ह्यूमर है, जहाँ आप कह सकते हैं कि आप एक लोक भाषा के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमर में, पर आपका पागलखाना एकदम अलग है, आपकी नरक यात्रा एकदम अलग है। पागलखाना तो बिल्कुल अलग था, और फिर ये मरीच का एकदम अलग थी, और अभी जो मैंने लिखा है एक तानाशाही की प्रेम कथा, ये एक बिल्कुल अलग है। तो हर एक की भाषा, मुझे लगता है उस विषय आपसे भाषा की मांग करता है। पागलखाने में बहुत बड़े प्रयोग हैं, उसमें मैंने 6 चरित्र लिए, 6 पागल हो गए, 6 पागल हैं जो बाजार को पसंद नहीं करते, बाजार से अलग हटना चाहते हैं। वो पागलखाना में जो 6 चरित्रों में किसी का नाम नहीं है सर, कोई नाउन नहीं है इसमें, सब प्रोनाउन है, सारे संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है, किसी चरित्र का नाम नहीं। तो चरित्र क्या है, हम, वे, वह, हम, वो। अब आप 6 चरित्र खड़े करते हैं, वो वहाँ गया, अगले चैप्टर में कहते हैं वे वहाँ गए, अगले चैप्टर में कहते हैं अब वो कहते हुए आप कहानी में उलझाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाठक कन्फ्यूजन में पड़ सकता है कि अरे ये वे क्या है, ये वही वे तो नहीं है जो पहले वाले में था, या ये वो अलग है, कौन सा वे है। तो आप सर्वनाम में 6 चरित्र खड़े कर रहे हैं, आप किसी का नाम नहीं दे रहे हैं, और उसमें फिर फैंटेसी में बात कर रहे हैं। तो पहले फैंटेसी का मतलब क्या है कि आपका एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं जो रियलिटी के बहुत करीब है, पर है नहीं वो। मेरा सवाल यही था, पागलखाना में बाद में लेता, लेकिन जिक्र आ गया इसका। जब आप फैंटेसी में व्यंग्य पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है या कठिन होता है? बहुत कठिन है, इसको लिख के मैंने जाना। एक होता है फैंटेसी, हमने जैसे हम लोगों ने कहा कि कुछ पौराणिक आपने एक कथाएं बना दी, उसको भी फैंटेसी नाम दे दिया, कि हमने ये फैंटेसी की कि नारद जी खबर लाए हैं। एक गोपाल प्रसाद व्यास का बहुत बड़ा कॉलम चलता था कि नारद जी हिंदुस्तान में आए, और वो एक जगह घूमते हैं और खबर देते हैं, नारद जी खबर लाए। ऐसे हमने पौराणिक चरित्र को आज की डेट में ला दिया। ये फैंटेसी नहीं है, फैंटेसी एक पूरा नई दुनिया खड़ा करने का है, जिससे आप है एकदम अलग दुनिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक आदमी इसमें है जो सुरंग खोद रहा है दुनिया के अंदर, हवा में भी सुरंग खोद रहा है, ये संभव नहीं है, पर उसका सुरंग खोदना जायज़ है, उसकी मानसिकता को देख के, उस चरित्र को देखते हुए, और आप उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हाँ ऐसी सुरंग खोदी जा सकती है जो हवा से भी चली जाए, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसी सुरंग बने जो कोई देख ना पाए, और उससे वो बाजार से भाग जाए वो सुरंग खोद के। तो हवा में सुरंग खोद रहा है। अब ये हवा में सुरंग खोदना और उसमें बाकायदा डिस्क्राइब करना है कि हवा में कैसे उस सुरंग से जा रहा है, वो आप पूरी डिस्क्राइब करना एक फैंटेसी है, ये विशुद्ध फैंटेसी। तो विशुद्ध फैंटेसी लिखना बहुत कठिन। विशुद्ध फैंटेसी में आपको, और वो पैरेलल आपका जो यथार्थ की दुनिया है, आपका उसमें पूरा झलक भी आ जाए, आप उसे जोड़ दें, वो जोड़ बिल्कुल ऐसा हो, सीमलेस जॉइंट कहते हैं ना आप, जिसमें जोड़ दिखे नहीं और जुड़ जाए। जोड़ दिखा तो आमतौर पे व्यंग में, जो छोटे फुटकर व्यंग में, जिसे हम फैंटेसी वाले व्यंग कहते हैं, जनरली पौराणिक चरित्र या ईसप की कथाएं जैसी हुआ करती थी कि शेर और वो बना के, और आपने प्रतीक कथाएं जो कह लें, वो जो कथाएं वो फैंटेसी नहीं है, उन्हें हम कह सकते हैं जातक कथाएं, प्रतीक कथाएं। आपने कोई चरित्र उठा लिया और आपने एक कहानी लिख दी, वो उससे विशुद्ध फैंटेसी नहीं कह सकते।
विशुद्ध फैंटेसी बहुत कठिन है, और इस उपन्यास को जितने सारे पुरस्कार इसी कारण मिले कि हिंदी में इस तरह विशुद्ध फैंटेसी, व्यंग में नहीं, किसी ने उस तरह से पूरा उपन्यास फैंटेसी में लिखा ही नहीं। तो इस उपन्यास में बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, बहुत कठिन था, बहुत कठिन एक्सरसाइज। मेरे सबसे ज़्यादा कठिनाइयों में उलझा हूँ मैं तो इस उपन्यास को, इसीलिए 2 साल तक सब छोड़ दिया था, अपने कॉलम्स के ऑफर वगैरह वगैरह सब छोड़े मैंने। बहुत सारे उस समय मैंने अपनी 2 फिल्म स्क्रिप्ट छोड़ी जो मुझको थी ही, पैसा भी काफ़ी था, पर मैं उस समय इसमें घुसा इतना था कि मुझे लगता था नहीं जाना चाहिए कहीं और। लेकिन यहाँ आप लिखते हैं कि बाजारवाद मुझे ठीक उसी तरह डराता है जैसा वो आजकल किसी भी समझदार शख्स को डराता होगा। एक तानाशाह की मौत, एक तानाशाह की प्रेम कथा, ये बाजारवाद की मांग नहीं थी? क्या है, एक ने बाजारवाद पे जब मुझे इस पर 1-2 पुरस्कार मिले थे, तो उन्हें कह रहा था आपने पागलखाने को भुना लिया, बाजार को आपने पुरस्कारों के बाजार में भुना लिया। इस तरह की बातें भी की जा सकती हैं। मैं जब बाजारवाद की बात कर रहा हूँ तो मैं उस बाजार की बात कर रहा हूँ जिसने पूरी मैं एक जगह कहीं मैंने बोला था कि बाजार, आपको भ्रम है कि आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, आप पार्षद चुनते हैं, आप नहीं चुनते, बाजार चुनवा रहा है आपसे। आज बाजार इतना एक होता बाजार, एक दुकान थी बस, वहाँ बाजार धीरे धीरे आपके मानसिकता पर हावी हो गया। आप कैसी शर्ट पहने हुए हैं आप थोड़ी तय कर रहे हैं, बाजार तय कर रहा है कौन सी शर्ट इस समय चल रही है। मैं आज ये पहन के आया हूँ तो ये तय कर रहा है कि यार आज तुम्हारी फ़ोटो खींचनी है, तेरा डार्क शर्ट पहन के जाओ, क्योंकि बाजार की डिमांड है कि तुम ज़रा सा फ़ोटो में ठीक दिखना। तो ये बाजार की प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे प्रेम आजकल क्या है, अगर हमने भी प्रेम किया, हमने प्रेम विवाह किया था, आज से 50 साल हो रहे हैं उस प्रेम को किए हुए, तब प्रेम बहुत आसान था। अब लगता है आज प्रेमियों को बेचारों को रोज़ डे, चॉकलेट डे और वो कौन से वैलेंटाइन कार्ड वो सब नहीं दिए तो वो कहेंगे तुमने वैलेंटाइन डे पे वैलेंटाइन देना भूल गए मेरे को, तो तुम्हारा प्रेम तो 2 टके का है, क्यों आप प्रेम को डिफाइन कर रहे हैं बाजार। तो यही बाजार धीरे धीरे, बाजार की शक्तियां धीरे धीरे आपकी लोकशाही में जाएंगी। अब लोकशाही में संसद बैठ के आपको दिखेगा कि आपके लिए काम कर रहे हैं, पर संसद बाजार के लिए काम करना शुरू करेगी। ज्ञान जी, जब लगातार हम एक चीज़ को देखते हैं, आप इस चीज़ को लगातार देखते रहिए, वो धीरे धीरे आपको अपील करना बंद कर देती है। संवेदना के स्तर पर आप उतना द्रवित फिर हो नहीं पाते हैं। सामान्य मनुष्य के साथ तो ये चलता है। जैसे मान लीजिए मैंने बार बार किसी को रोते हुए देखा तो एक लेवल के बाद मैं कहूँगा अरे ये तो उसका रोज़ का काम है, ये रोज़ आता है रोज़ रोता है ना। एक लेखक के लिए बार बार उसी चीज़ को देखना संवेदना के स्तर पर क्या उसे द्रवित उसी स्तर पर कम करता जाता है, या फिर उसकी दृष्टि उसे लेखन में उतारने के लिए फैल जाती है? ये आप जो बात कह रहे हैं इसके दोनों पक्ष हैं, और एक सांसारिकता या व्यावहारिकता ये है कि आप उस अनुभव में अब हो गए। प्यार में हम इसे प्यार से जोड़ के लिखते हैं। प्यार में कहते हैं ना कि शुरू में आपको लड़की बहुत अच्छी लगी, फिर वो लड़की ही कहने लगती है, आपने लड़की की तरह शिकायत की है मेरे से कि लड़की कहे कि आजकल तुम मुझसे वैसा प्यार नहीं करते साहब जैसे पहले करते थे। ऐसा आप कह रहे हैं कि आप तो पहले जितनी संवेदना से उस विषय को देख पाते थे, अब आपको देखते रहे हो तो आपका धीरे धीरे वो प्यार, अब तुम समझती मैं तो वही हूँ। मेरी पत्नी भी बाद में कई बार कहती थी अरे तुम्हारे क्या है, अब तो मैं हूँ ही। ऐसा नहीं है ना, तो प्यार में वो सच है। अगर आप सही में किसी से प्यार करते हो तो आप निरंतर नए सिरे से व्यक्ति से प्यार करते हो, क्योंकि व्यक्ति भी बदल रहा है। आप जब बुद्ध भगवान कहते हैं कि नदी, यू कैन नॉट एंटर द सेम रिवर ट्वाइस, उसी नदी में आप दूसरी बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पानी बदल जाता है, रेत बह जाती है। आप अगला कदम जो रख रहे हो कहते हो हम उसी नदी में रखें, पर नदी वो नहीं बची है, पानी दूसरा आ गया। ऐसे ही जीवन में व्यक्ति भी है, जीवन में विषय भी हैं, जीवन में हर चीज़ बदल रही है। और वो जो अगर उस बदलाव को आप पकड़ लेते हैं, अगर आप में वो उतनी समझ है, संवेदना के साथ समझ भी चाहिए। संवेदना और समझ अगर आप दोनों हैं तो आपकी संवेदनाएं निरंतर पैनी होती जाएंगी। तो आप जब कहते हैं ना फैलाव, ज़्यादा संवेदना, आप फैलाव से जाके मैं गहराई में ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि आप उस संवेदना की और गहराई में जा सकते हैं। मानव मन को आप और गहरे समझते हो। आज आपने जो बात की है, बच्चों को लेकर बात की मैंने,
तो बच्चे को लेके जो मैंने आज से 20 साल पहले लिखा था, बच्चों की मानसिकता पर, जो आप बीर बहुटी इकट्ठी करने वाला, मैंने बच्चों पे बहुत सारा लिखा है, काम वाले पे जाने वाले बच्चों पे लिखा है। आज मैं बच्चे पे अगर लिखता हूँ कुछ, तो मेरे उसमें वो अनुभव, क्योंकि मेरे को वो संवेदना है जिसे मैंने ग्रहण करने की कोशिश की। मैंने अपनी नातिन से अब ग्रहण की। मैं नातिन को समझ के बच्चों के मन को जरा और समझाए। तो जीवन रोज बदल रहा है। अगर आप उसी संवेदना के साथ पर नए समझ के साथ उस जीवन को देखेंगे तो कुछ नहीं बदला है। आपकी संवेदनाएं भौंतरी कभी नहीं होंगी। आपको बदलाव देखना है। रोज चीज़ें बदल रही हैं, वो बदलाव नहीं पकड़ पाते अगर आप ना, तो फिर आपको संवेदनाएं आपकी भौंतरी होने लगेंगी। तो ऐसे में तो आप एक खास डॉक्टर के तौर पे रोज मरते हैं लोग, रोज रोते हुए लोग आते हैं, रोज दर्द से पीड़ित आते हैं। डॉक्टरों पर तो बहुत आरोप लगता है कि इनको तो किसी के रोने और मरने से फर्क नहीं पड़ता, ये तो मरता है तो क्या, अरे बेड खाली करो दूसरा आने वाला है। ऐसे में तो आप एक खास तरह की विजुअलाइजेशन और भाषा और व्याकरण की तलाश में रहते होंगे। आप इसी से नहीं, आपकी संवेदना आपको जहाँ ले जाए किसी विषय को लेके, आप प्रेम पर ही। मैंने अभी मेरी एक संग्रह आने वाला है जिसमें 40 मेरी प्रेम कथाएं, केवल प्रेम कथाएं व्यंग की, जो 40 अपने 40 एंगल से प्रेम को देखा है एक्चुअली, क्यों हर व्यंग कथा अलग है। हर व्यंग कथा प्रेम को लेके मैंने अलग अलग लिखी। सड़क छाप प्रेम पर लिखी है, एक अभी अभी प्रेम हुआ है और लिखी है। आज के बच्चा जो इंटरनेट पे बात करते हुए प्रेम कर रहा है उस पर लिखी है, और एक हीर रांझा टाइप के प्रेमियों पर भी लिखी है। तो प्रेम का स्वरूप बदला है तो विषय बदला है, भाषा बदली है, तो अब हर बार नए सिरे से देखते ही हो। अच्छा, जब आप लिख रहे थे और जब आप व्यंग्य विधा की तरफ आए, आपको लगा नहीं कि आपकी तुलना जो है वो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और बाकी लेखकों से श्रीलाल शुक्ल जैसे उपन्यासकारों से होगी? तो कहीं भय नहीं था मन में? हम तो वो तुलना आज भी करने से घबराते हैं अपनी, परसाई जी से या शरद जोशी से। हमारी तुलना हम अपने आप से ही करते रहते हैं कि क्या मेरे को क्या है, मुझे एक और परसाई नहीं बनना है, मुझे एक और शरद जोशी नहीं बनना है, मुझे एक और रविन्द्रनाथ टैगोर बनना है, मुझे ज्ञान चतुर्थी बनना है, और रोज़ बेहतरीन ज्ञान चतुर्थी बनना है। डॉक्टर के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे, लेखक के तौर पे, पिता के तौर पे, पति के तौर पे, प्रेमी के तौर पे, दोस्ती के तौर पे, हर जगह मुझे कल से बेहतर ज्ञान चतुर्थी चाहिए। अगर मैं वो कर पाता हूँ तो ही है, अगर नहीं कर पाता तो मैं कहीं चूक रहा हूँ। मेरी चुनौती वहाँ है। मेरे पूर्वज थे, मैं अपने पिता से क्या तुलना करूँगा? मैं अपने पिता से क्या कहूँगा कि उनको मैंने हरा दिया, मैंने पिता को हरा दिया, तो कौन सा हरा दिया? तो हम आज सोचेंगे मैं परसाई से बेहतरीन हो गया, तो इससे मैं हर जगह ये वाली बात बोलता हूँ कि आपके कद में आपके पूर्वजों का कद शामिल है। आप इतने जो लिख पाए व्यंग्य में, इसी कारण लिख पाए कि आपके पीछे परसाई का लेखन है, आपके अंदर कहीं शरद जोशी का लेखन, उसकी भाषा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यंग्य हास्य के कहने की तरीका है, आपके ऊपर दृष्टि है इन सब लोगों की, इनकी जो दृष्टि थी उससे आपने सीखा है। ये सब लोग आपके अंदर हैं, तो आप किसको हरा रहे हैं? आप ये क्यों सोचते हैं? इनसे डरना क्या? इनको आप अंदर अपने में आत्मसात करिए, और आपके अंदर केवल व्यंगकार ही थोड़ी हैं। मैंने जैसा शुरू में नाम लिया, बड़े बड़े तुलसीदास से लेके, निराला से लेके, प्रेमचंद से लेके, रेणु से लेके, निर्मल वर्मा से लेके, सब आपके अंदर है, तब जाके आप ज्ञान चतुर्थी बने। लेकिन जब स्वांग पढ़ते हैं जी, स्वांग पढ़ते हैं तो आपको श्रीलाल शुक्ल याद आते हैं, स्वांग पढ़ते हैं तो आपको उनका उपन्यास राग दरबारी याद आता है, और बार बार ये बात उठती रहती है कि स्वांग पढ़ के आप वापस राग दरबारी की तरफ जाते हैं, क्योंकि गांव वैसा ही, पात्र वैसे ही, सब कुछ वैसा ही। इस पर ये ज़माने में लोगों ने ये भी कहा कि आपने एक नए ढंग से राग दरबारी लिखने की कोशिश करी इसमें, क्योंकि केवल क्या हुआ, ये बिल्कुल नहीं था ये राग दरबारी से केवल, जहाँ चूँकि इसमें अभी भी देखिए, अभी भी जब मैं गाँव की कहानी लिखूँगा, अनफॉर्चुनेट पार्ट कि अगर गांव की स्थितियां नहीं बदली, आज राग दरबारी के लिखे हुए, सोचिए 67 में, शायद 67-68 का उपन्यास है, उस समय आज अगर 40-50 साल 60 साल के बाद गांव वही के वही है, वहाँ शक्ति के केंद्र वही है। शक्ति केंद्र वो राजनीतिज्ञ जिन्होंने अपना स्कूल भी चला रखा है, जिन्होंने वहाँ की पुलिस अलग, ये पुलिस ज़्यादा निर्मम है जो इसमें आई है, ये बहुत निर्मम पुलिस है, अलग किस्म की पुलिस है। ये राजनीतिक अलग है, इसमें जो जाति व्यवस्था है वो उसमें नहीं है कहीं राग दरबारी में। इसमें जाति व्यवस्था वहाँ तक है जहाँ वो बकरे को
जो बकरी को गर्भाधान करा के आता है बकरे से, तो वो कहता तुमने साले मुसलमान के बकरे को चढ़वा दिया तुम्हारा, और हनुमान जी का प्रसाद बांट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने हनुमान जी कितना तुम्हें श्राप देंगे। तो वहाँ तक बातें पहुँच गई हैं। तो जहाँ डिजेनरेट हुआ है, चीज़ें वही हैं, चीज़ें चरित्र सब अलग हैं। वकालत है इसमें, ज़मीनों पर कब्जे हैं, ये बहुत अलग उपन्यास है। लोगों ने जो देखिए व्यंग में तो मुझे बहुत लोगों ने ध्वस्त करने की कोशिश की है, बहुत लोगों ने, कि आपको ये कह के कई बार परसाई का नाम लेके, मैंने कहा ना कि मेरे हाथ में एक पादुका है, परसाई की है। जब उपन्यास लिखते हैं तो परसाई की पादुका आपके हाथ में नहीं, तो आपको श्रीलाल शुक्ल की पादुका याद आती, फिर आप उसे राग दरबारी से तुलना करने बैठ जाते। ये राग दरबारी से आगे का उपन्यास है कि पीछे का उपन्यास है, कि उसकी नकल है, कि आपने वही करने की कोशिश की है। ये सबसे सरल तरीका है किसी को ध्वस्त करने की। और अगर वैसा नहीं है तो वैसा है। ये सब चीज़ें एक बृहद राजनीति का हिस्सा हैं लेखन की, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए कोई और श्रीलाल शुक्ल अगर कहीं आते हैं आपके मन में, तो कहीं मैंने कहा ना कि ये सारे मेरे अंदर होंगे, कहीं से तो झांक सकते हैं, कहीं नकल नहीं है। उनकी छाया आए तो बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं ना यार आपकी नाक आपके पिताजी से मिलती है, तो आप ये कहते हो नाक काट दूंगा, क्योंकि यार मैं कैसे पिताजी से मिले, मेरे पिता हैं, मेरी कुछ तो मेरे ऊपर झलक आएगी। तो अगर श्रीलाल शुक्ल की झलक आती है तो लेखन में तो मेरे पिता समान है, मैंने उनको पढ़ के सीखा है। परसाई भी आएंगे मेरे लेखन में, थोड़ा सा कहीं एक आध वाक्य ऐसा आ सकता है कि शायद त्यागी जी ऐसा लिखते, ऐसे ही मैंने एक वाक्य डाल दिया। अच्छा, इन सब से आपके संबंध कैसे रहे? मेरे परसाई को छोड़ दीजिए, मैं परसाई साहब से नहीं मिला। परसाई देखिए, परसाई जबलपुर में थे, मैं रीवा मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ था। उनको हमने उनके नाटकों को किया, उनको मेरा जो एक जरिया था पहचान का, वो एक अंजनी चौहान नाम के मेरे मित्र थे, उनके ज़रिए मेरी पहचान थी। शरद जोशी मेरे बहुत चाहते थे मेरे को। वो भोपाल में थे जब मैं आया, मैंने जब ज्वाइन किया तब भोपाल में थे, बाद में वो बॉम्बे चले गए। पर शरद जोशी के पूरे परिवार से अभी मेरी बिल्कुल मतलब मैं कहूँ वो पिता जैसे थे या बड़े भाई जैसे थे नहीं कह सकता, बहुत पसंद करते थे मेरे को। रविन्द्रनाथ त्यागी मुझे बिल्कुल बच्चे ऐसा मानते थे बहुत। श्रीलाल शुक्ल मुझे बहुत पसंद करते थे। ये तीन बड़े लेखक मेरे बहुत करीब थे। और श्रीलाल शुक्ल हम कभी लखनऊ जाएंगे तो श्रीलाल शुक्ल के साथ 2-3 घंटे आप बैठेंगे ही, बात ही करेंगे, या यहाँ कभी भोपाल आएंगे किसी में तो बैठेंगे ही, बात करेंगे। और उनका व्यंग्य के अलावा वो सब पे बात करते। और सबसे बेहतर व्यंग्य आपको इन सब में से किसका लगता था? ये कहना बहुत कठिन होता है हमेशा। मैं अपना भी, मेरे से कोई कहे फलानी किताब आपकी कौन सी अच्छी है, आपने कहाँ से सीखा, क्यों हर एक में अलग चीज़ें हैं। भाषा के तौर पे आपको सबसे चमत्कृत शरद जोशी करते, भाषा और शैली के तौर पे। एक शैली के जो प्रयोग उनके हैं वो आपके 4 गुरुजी हैं एक्चुअली जिनसे आप सीख रहे हैं। फिर आपके गुरुजी केवल यहाँ सीमित नहीं है, आपने पीजी वुडहाउस को पढ़ के व्यंग कहना और हाथ से कहना सीखा है। कितने मज़े से हाथ से कहते हैं पीजी वुडहाउस, वो आप देखिए तो पढ़ के देखिए, जयरोम को पढ़ के देखिए। तो इन सबको पढ़ के आप किसी एक पे सिंगल आउट नहीं कर सकते। परसाई दूसरे कारणों से अच्छे, परसाई से आपने दृष्टि ली जीवन को देखने की, जितनी पैनी दृष्टि, जितनी साफ दृष्टि, सत्ता की समझ जितनी परसाई को है उतनी औरों को शायद नहीं है। उतने सत्ता के खेल जितने परसाई समझते हैं उतना और कोई नहीं समझता। उससे आप वो दृष्टि लेते हैं, आप शरद जोशी से बेबाकी लेते हैं, आप कहने के मज़े लेके कहने की चीज़ रविन्द्रनाथ त्यागी से सीखते हैं। इन सब का मिला जुला रूप आप श्रीलाल शुक्ल में देखते हैं, जहाँ आप कथा के करीब आ जाते हैं। व्यंग्य को कथा के करीब लाना, कहानी, क्यों कहानीकार भी थे तो कथा के करीब लाते हैं। तो आप धीरे से जानते हैं कि वेदा के बीच में आवाजाही कैसे होती है। उसके लिए आपको ना परसाई सिखाते हैं, ना शरद जोशी सिखाते हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी सिखाते हैं, वो आपको श्रीलाल जी सिखाते हैं। मैं स्कूल में था और मैंने पहली बार जब शरद जोशी जी का एक व्यंग्य पढ़ा था, स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं जी, तो पहली लाइन थी उसकी, वो मेरे साथ आज तक रह गई। मैंने कहा क्या लिखा है, तो वो था कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है और वो कदम इतने ठोस हैं उठते ही नहीं। तो ये जो वाक्यों से खेल है बात का, यही विट है, जैसे विट बोलते हैं आप। ये जो तिरछे ढंग से व्यंजना कह लें, जो तिरछे ढंग से कहने की चीज़ है। जब रविन्द्रनाथ त्यागी लिखते हैं कि आत्महत्या में कभी कभी मर जाने का खतरा होता है, तो अब ये जो चीज़ को मज़े लेके कहने की बात है, ये कैसे आप मज़ा लेके बोल सकते हैं बात को, उसी बात को जो आपको गड़ जाए। तो ये चमत्कारी वाक्य उर्दू में है। आप
पता नहीं आपने कितना कभी पढ़ा है कि नहीं, यूसुफी साहब को पढ़िए। बिल्कुल यूसुफी साहब का जो 3 तो उपन्यास तो उनके अनुवाद आ भी गए, राजपाल ने छापे हैं। एक एक वाक्य कैसा कहा जा सकता, उर्दू का सर्वश्रेष्ठ लेखन अगर व्यंग का कहा जा सकता है, जो जुमलेबाजी जिसे शब्द कहते हैं, उर्दू में थे जुमलेबाजी कहते हैं, तो जुमलेबाजी करने की जो कला है अगर सीखना है, मैंने तो 10 बार पढ़ के देखा है यार, कुछ तो आ जाए, उसका 10% भी मेरे अंदर आ जाए यूसुफी साहब का, तो मैं धन्य मानूँ अपने आप को कि यार क्या बात है। तो आप अभी निरंतर सीख रहे हैं। आप अगला उपन्यास भी लिखने के पहले एक बार यूसुफी साहब को पढ़ना चाहेंगे, कुछ जुमलेबाजी की कला कुछ आ जाएगी मेरे अगर अगले उपन्यास में यूसुफी साहब से, तो मैं कहीं और मेरी जरा यात्रा थोड़ी और ऊंची हो जाएगी, ऊंचे अच्छा बार बार पायदान पे पहुंचूंगा। उपन्यास, कथा, कॉलम्स की बात कर रहे हैं। इधर अगर आप देखें तो जो व्यंग्य है पूरा का पूरा वो कॉलम्स में सिमटता चला गया। आपको एक लिमिटेड स्पेस दे दिया गया कि आपको 500, 700, 900 शब्द में अपनी बात कहनी है, और हमने मान लिया कि वही व्यंग्य है। मैं इधर कुछ पिछले दशकों की बात कर रहा हूँ। ऐसे में पूरा उपन्यास व्यंग्य विधा में साधना, ये अपने आप में कितना कठिन होता है? बहुत कठिन है, कठिन भी है। और कठिन जब आप कहते हो तो लोग कहते हैं आप अपनी तारीफ कर रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हैं बड़ा कठिन है, देखो हमने तो लिख लिया तो हम तो बहुत महान हो गए। कठिन से मतलब है आप कुछ बड़ी बात, व्यापक चीज़ अगर जीवन के बारे में कहना चाहते हैं तो ऐसा बात नहीं है। एक दोहे में भी जीवन के बारे में बहुत बड़ी बात की जा सकती है। 2 लाइन, ठीक बात है। 2 लाइन में परसाई जब शरद जोशी जब प्रतिदिन लिखते थे तो एक छोटे से आर्टिकल में 22 लाइन का आर्टिकल होता था, 23 लाइन का आर्टिकल होता था, वो बहुत बड़ी बात कह पाते थे। तो छोटे में भी जब कहते हैं बात तो वो भी कठिन है, बड़े में बात करना भी बहुत कठिन है। उपन्यास का स्ट्रक्चर ही अलग है। उपन्यास में बहुत सारे चरित्र आप ला सकते हैं, एक व्यापक समय का खंड ला सकते हैं आप, एक पूरा पूरा आप मतलब एक देश एक जगह ला सकते हैं, एक पूरा जगह वहाँ से ला सकते हैं, तो इसका दायरा बहुत बढ़ जाता है। और आइए आप पर कुछ ये नहीं है कि हर व्यंग्यकार या हर लेखक, हर कहानीकार उपन्यास लिखे ही, पर हाँ उपन्यास एक बड़ी चुनौती, एक अलग किस्म की चुनौती, बड़ी भी है, अलग किस्म की चुनौती है, बहुत धैर्य मांगती है, बहुत ज़्यादा धैर्य मांगती है। आपने 400 पेज का एक उपन्यास लिख लिया और आपको लग रहा है यार अभी एक बार और पढ़ लें क्या, एक बार और ठीक करूँ मैं इसको। अब आपको 400 पेज दोबारा पढ़ना है पूरे क्रिटिकली, जिसको आप ही ने लिखा है, जिसको आप 7 बार पढ़ चुके, 7 बार में आप करेक्शंस लगा चुके, 8वीं बार एक और मन कर रहा है कि नहीं यार वह संतोष आपके अंदर है, कुछ छूट गया होगा, जब एक बार और देखते। तो वो धैर्य के साथ फिर पूरा पढ़ना, और आपने उस धैर्य से पढ़ते हुए आपने 10 वाक्य काट दिए, 25 जगह थोड़ा ठीक कर दिया, पर आपने वो तराश हल्की सी की। वो कोई कलाकार ही पहचान सकता है, पेंटिंग वाला, कि जो ऊपर छींटा लगा दिया ना, ये कमाल है, ये आपने जो लगाया है। ये एक जरा सा, एक मेरे दोस्त प्रभु जोशी होते थे, वो कहते थे कैनवास में, जो मैं कहता था पूरा कैनवास खाली, ऊपर एक लाल छींटा है, ये क्या है? वो कहता वो तुम्हारा लाल छींटे पे ध्यान गया ना, ये वही है चीज़। रिवाइज करते हुए आपने एक जगह एक वाक्य थोड़ा सा ठीक किया, एक कॉमा डाल दिया और उसने बात बदल दी। तो ये जो धैर्य है, ये धैर्य आपको उपन्यास सिखाता है, और ये धैर्य नहीं है तो आप उपन्यास नहीं लिख सकते। तो वो चुनौती है। और कितना ज़्यादा बारीकी से देखना होता है कि व्यंग्य कहीं फूहड़ हास्य में तब्दील ना हो। ये तो बहुत ही बड़ी चुनौती है हमेशा ही, कि आप हंसोड़ हैं, कि आप हास्यकार हैं, कि आप व्यंग्यकार हैं, क्या आप बीच का कोई रास्ता दोनों के बीच ढूंढते हैं। तो आप कब हास्यास्पद हो जाएंगे, हास्य लिखते हुए आप हास्यास्पद कब हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। व्यंग लिखते हुए कब आप व्यक्तिगत हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। व्यंग लिखते हुए कब आप बिलो दी बेल्ट हिट करने लगेंगे, कोई नहीं जानता। इसके बीच का बैलेंस अगर करते हैं तो ही आप व्यंगकार हैं। आप बिलो द बेल्ट तो कोई भी कर सकता है। आपको मैं आपकी चीज़ों के लेके, अगर मैं किसी नेता पे लिख रहा हूँ और उसकी नाक कान, उसके काले चेहरे, उसका कद, उस पर बात करने लग जाऊँ तो लोग हंस भी देंगे, लोग ज़रा देर के लिए मुस्कुरा भी देंगे, पर वो व्यंग तो नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीमाएं क्या है, और सीमाएं आगे आप अपनी सीमाएं पहचानें, अपनी ताकत पहचानें, और आगे का रास्ता देखें कितना सीमाहीन भी है, कहाँ तक आप जा सकते हैं। व्यंग तो वो है। और ये भी है ना कि पहले जो हम व्यंग्य में कहने से डरते थे, वो अब साफ साफ बोला जा रहा है राजनीतिक मंचों पे। बस एक कठिनाई आखिरी व्यंग की, वो आगे मैं बात कहूँगा कि
जो चीज़ें एक ज़माने में फैंटेसी में कही जाती थी, हाँ, जो व्यंजना में कही जाती थी, इशारों में कही जाती, वो आप यथार्थ है। करेक्ट। अब उस यथार्थ को अब आप उसको वैसा कहोगे तो लोग कहेंगे ऐसा तो हो ही रहा है, ये तुमने कौन सी बड़ी बात कह दी। तो व्यंग कहना आजकल कठिन हो गया है, चुनौतीपूर्ण इसलिए हो गया कि वो बातें जो पहले व्यंग में कही जाती थी आज यथार्थ में कन्वर्ट हो गई। आज वो वाली सिचुएशन से यथार्थ में कन्वर्ट हो गई, सामने दिखती हैं। अब आपको इस यथार्थ पे जब व्यंग करना है तो आपको अति यथार्थ में जाना पड़ेगा, और वो अति यथार्थ कहना व्यंग की शैली, भाषा सब में परिवर्तन मांगता है। जबकि हम परसाई के ज़माने के हथियार लेके और अभी भी व्यंग लिखने में बैठे हैं, इसीलिए व्यंग कचरा होता जा रहा है। जो आपसे जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहाँ हम ख़त्म पे आ सकते हैं कि व्यंग जो है इसलिए कचरा होता जा रहा है कि हम पुराने हथियारों से नई चीज़ पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। नई चीज़ें तो अब और मोबाइल तक सिमटती आई हैं, मीम्स में आ गई हैं, मीम्स में व्यंग्य कर रहे हैं। ऐसे में स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए हैं, बहुत अच्छा कई बार व्यंग बोलते हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो आपको अपनी विधा चुनना है। अगर आप में बोलने की क्षमता है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं, और आप में एक व्यंग्य की प्रतिभा भी, तो आप मत लिखिए ना व्यंग, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाइए, बढ़िया बोलिए और खुल के बोलिए, व्यंग करिए। और कितना ध्यान रखना पड़ता है व्यंग्य लिखते हुए जेंडर सेंसिटिविटी का। देखिए, आप कभी भी लिखते हुए विषय चुनते हैं, आपको इस बात की कॉन्शियस हो कि मैं जेंडर सेंसिटिव होके और ये चीज़ किसी का मखौल तो नहीं उड़ा रहा। अगर कोई मखौल उड़ाने वाली चीज़ है, अगर कोई व्यंग करने वाली चीज़ है और जो की जानी चाहिए, तो फिर आपको कैलकुलेशन, गणित, साहित्य गणित नहीं है। आप कैलकुलेट करके नहीं लिख सकते, कौन नाराज़ हो जाएगा, कौन दुखी हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। मैं व्यंग तो खासकर नहीं हो सकता, व्यंग में ये नहीं हो सकता। ज्ञान जी, जेंडर सेंसिटिविटी की बात मैंने इसलिए भी की थी क्योंकि आपका नरक यात्रा जो है, जो आपने लिखा, उसमें एक भी स्त्री पात्र नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न आपने तो अब किया, मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया, और किसी ने मेरे से आमतौर पर नहीं पूछा। हाँ, मज़ेदार चीज़ है, किसी ने इस बात को, आलोचकों ने भी उसमें कहीं जब इसकी आलोचना लिखी, किसी ने भी ये बात नहीं की। ये मैंने, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आप इससे संतुष्ट हैं, तो मैंने कहा था मेरी सबसे बड़ी कमी इस उपन्यास में ये है कि जबकि डॉक्टर हॉस्पिटल हमेशा से, आज नहीं, हमेशा से नर्सेज रहती हैं, लेडी डॉक्टर्स रहती हैं, और तो स्त्री पात्र तो स्त्री पेशेंट्स आते हैं, माएँ आती हैं, हाँ, बच्चियाँ होती हैं, तो आपका उसमें स्त्री पात्र ना होना उसकी बहुत बड़ी कमी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक तैयारी, ये वो दिन के, ये तब लिखी है जब मैं ज़रा सा लड़कियों से बहुत बचता बचाता वाला, बहुत शरीफ एक होता है ना, एक ज़माने में शरीफ की एक क्राइटेरिया होता है कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं है, लड़कियों से बचा बचा घूमता है। ये मेडिकल कॉलेज जब मैं आया था तो उस तरह का बंदा रहा होऊंगा, था ही। और वो आखिर में जाके उसी मेडिकल कॉलेज में मैंने प्रेम भी किया, और मैं नाटक भी करने लगा, मैं थोड़ा खुला। फिर तब भी मैं स्त्रियों को ऊपर की तौर पे समझा, धीरे धीरे आपने स्त्रियों को समझा है, तब तक आप ये नॉवल लिख चुके थे, तो आप उस तरह से एनालाइज कर सकें, किसी भी पात्र को उस हद तक कर सकें जहाँ आप उसे विश्लेषित कर सकें। वो मेरे अंदर शायद वो कमी थी, इसलिए मैंने जब इसकी स्क्रिप्ट लिखी, एक फिल्म की नरक यात्रा पर फिल्म प्रस्तावित थी, तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, तो ये वाली बात तो मेरी तरफ से गई कि इसमें हम कुछ स्त्री पात्र डालेंगे। मैंने उसके सुपर्ण के पात्र को स्त्री में डाला, मैंने उसमें 2 बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MS MD कर रहे हैं, वो दोनों प्रेम करते हैं और वो डॉक्टर हैं, वो डाला। मैंने कोशिश की, नर्सेज डाली, तो मैंने करा। वो कमी है, बहुत बड़ी कमी है, आप सही कह रहे हैं कि उसमें कमी है। और स्त्री की समझ तो आप ज़िंदगी भर नहीं समझ पाते, सही बात तो ये है। आपको लगता है, आपको बहुत बड़ा भ्रम है, आपने एक स्त्री, यही तो एक पुरुष और एक स्त्री में फ़र्क मैं मान के चलता हूँ। आज ही मैं 70 साल की उम्र में तुमको ही ज्ञान दे रहा हूँ, याद रखो, सीखो कि हर स्त्री अलग होती है, ज्ञान से ज्ञान। हर स्त्री अलग होती है, स्त्रियाँ बिल्कुल अलग होती है। मतलब पुरुषों की एक फिर भी कैटेगराइज कर सकते हो कि कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। यहाँ ऐसा नहीं है, ये स्त्री अलग, ये स्त्री अलग, ये स्त्री अलग, ये स्त्री अलग, आपकी माँ अलग, आपकी भाभी अलग, आपकी बहन अलग, आपकी 2 बहनें हैं तो 2 बहनें अलग, आपके बॉस अलग, आपकी सबॉर्डिनेट अलग, आपके कलीग, अगर 4 लड़कियां साथ में पढ़ती, चारों अलग, ये अलग ही है। इसीलिए स्त्री को समझने में जिंदगी निकल जाती है आपकी, और आप स्त्री को नहीं, और आप स्त्री को तब भी नहीं समझ पाते। तो ये तो पुरुषों के बारे में भी कहा जा सकता है। ये पुरुष,
देखिए स्त्री के पिता- विषय में पिता दूसरे अलग, भाई अलग, दो भाई हैं तो दोनों भाई नहीं, अलग। वो अलग, मैं बात उसकी उस तरह बात अलग नहीं, अलग तो हर कोई है ही, पर उसकी जो एक कहेंगे भाव जगत जिसे हम कहें, वो बिल्कुल स्त्री का, हर स्त्री का अलग होता है, तो आपको समझना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आज तक हिम्मत नहीं की थी, मैंने प्रेम कथाएं लिखी बहुत सारी, सब की, हर बार कुछ अलग किया, पर मैं एक उपन्यास नहीं लिख पाया कभी स्त्री को लेके। मैंने अब जाके 70 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं यार शायद कोई एक प्रेम कथा लिख सकता हूँ। 70 में लगा, मैं तो थोड़ा 70 समझ गया साल में हूँ। मुझे लगा कि अब थोड़ा औरतों को समझ लगा, थोड़ा, कोई क्लेम नहीं है, पर मैंने फिर ऐसे 4 कपल, 4 स्त्रियां ली, उनका बना के मैंने एक प्रेम में कैसे तानाशाही डेवलप होती है, इसको लेके मैंने जो तानाशाही की प्रेम कथा, तो टैगलाइन जो है ना मैं प्रेम कथा की, उसकी है कि अतिशय प्रेम जो है वो तानाशाह पैदा करता है प्रेम में, और अतिशय देश प्रेम भी तानाशाह पैदा करता है। ठीक। नरक यात्रा जब आप लिख रहे थे तो आपने कहा आप मेडिकल कॉलेज में तब गए थे, उस दौरान क्या वो सारा मेडिकल कॉलेज का नरक आपने देख लिया था? उससे ये एक तरीके से अपने ही कॉलेज को सुधारने की दिशा में लिखा गया था या उसके माध्यम नहीं, से? सुधारने का तो कोई बात ही नहीं। मैंने 5 साल गुजार चुका था, और मैं 69 में आया था, 69 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और तभी राग दरबारी उसी के आसपास पढ़ा, और मुझे लगता था कि ऐसा बड़ा काम मैं कर सकता हूँ, करना चाहिए मुझे, कोई बड़ा काम लिखना चाहिए। जब मैं लिखना शुरू किया 73-74 के आसपास, मैं डॉक्टर, 74 में मैं इंटर्न बना, 78 में मैंने MD मेडिसिन कर लिया। तब तक मेरा पूरा अनुभव था एक अस्पताल का कि कितना गलत हो रहा है, क्योंकि तब तक आप पे व्यंग्यार की दृष्टि थी, जिससे आप उस सिस्टम को देख रहे थे जिसके आप खुद हिस्सा हैं, पर जिसके आप खिलाफ हैं। आप उसके हिस्सा अलग, उससे अलग हट के रिजाइन क्यों नहीं कर देते, डॉक्टरी छोड़ दीजिए, एक तरीका वो भी है। आप बन जाइए, आप जीवन में क्यों उतरते हैं, आप सन्यासी बन जाइए, छोड़ दीजिए, आप जीवन की बुराई करते फिरते, आप सन्यासी क्यों नहीं हो जाते? तो सन्यासी बनना थोड़ी उसका उत्तर है, या डॉक्टरी छोड़ना थोड़ी उत्तर है, उसके अंदर रह के उसे समझना उत्तर है, और अपना पार्ट प्ले करना उत्तर है कि आप आदर्श डॉक्टर किसको मानते हैं, क्या आप उस आदर्श डॉक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो आप ऐसा करके दीजिए ना, दूसरों के सामने उदाहरण बन। ऐसा ही था कि मैं रह के डॉक्टर बन के मैंने डॉक्टरी में जो समझा व्यंग्यार के तौर पे, उसके खिलाफ लिखने का मन किया, तो राग दरबारी मेरे सामने आए। तो मैंने राग दरबारी से प्रेरणा लेके एक उपन्यास लिखना शुरू किया इस सिस्टम के खिलाफ, जो डॉक्टरों के खिलाफ बन गया। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि डॉक्टरों के खिलाफ है, और सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले से डॉक्टर ही हैं। एक समय पर आप कॉलम लिखा करते थे, बहुत लिखी मैं, लेकिन उससे पहले एक जगह आप कहते हैं कि मैं कॉलम लिखना नहीं चाहता था। हाँ, मैं नहीं लिखना चाहता था। बहुत अच्छी किस्सा है उसका, पहले वही बता देते। नहीं, कि जैसे मेरे को पहली बार कॉलम मेरे को वागर्थ के लिए, उसके जो संपादक थे, देखिए मेरे नाम भूल जाता हूँ, बहुत बड़े बड़े आदमी का नाम भूल जाता हूँ, तो मुझे क्षमा करेंगे, पर उन्होंने मुझे पहली बार चांस दिया, और मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत ही पसंद करते थे, श्रोत्री जी, प्रभाकर श्रोत्री जी। मैंने कहा सर मैं नहीं लिख पाऊँगा, और तब वागर्थ शुरू कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम लिखो, और मैंने कहा मेरे से बनता नहीं है, वो हर बार एक नया विषय मंथ में एक बार लाना तो बहुत कठिन होगा। और फिर उन्होंने कहा तुम जितने दिन लिखोगे, हम कॉलम घोषित करते हैं, तुम 3 के बाद थक जाओ, तुम 3 के बाद बंद कर देना, और शर्त कोई नहीं, लंबा लिखोगे, छोटा लिखोगे, 1 पेज का लिखोगे 1 पेज का, 10 पेज का लिखोगे 10 पेज का, और मैं तुमसे कुछ नहीं बदलने को बोलूँगा कि तुमने इसमें। मैंने उसमें लिखना शुरू किया, और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आना, 12 खड़ी नाम से शायद आता था, वो मैंने लिखना शुरू किया। फिर जब वो नया ज्ञानोदय में आ गए, ज्ञानोदय नया ज्ञानोदय करके छपा, तो उन्होंने वहाँ से मुझसे कहा कि तुम अब इसमें लिखो, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया, उसमें लिखना शुरू किया। ये मंथ में कॉलम था। इसी बीच श्रीलाल शुक्ल इंडिया टुडे में कॉलम लिखते थे, वो पाक्षिक कॉलम उनका 4-5 साल से चल रहा था, मेहमान का पन्ना करके उनका था। तो उन्होंने बंद किया, तो उन्होंने अशोक कुमार जी उस समय इंडिया टुडे में थे, उनको सजेस्ट किया कि उन्हें कहा सर हम आपसे नहीं बंद करना चाहते, उन्होंने कहा मैं थक गया हूँ लिख के, और तुम अगर इसको लिखवाना चाहते हो मैं तुम्हें नाम एक सजेस्ट करता हूँ, ज्ञान चतुर्वेदी। तो श्रीलाल शुक्ल ने मेरा नाम सजेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि श्रीलाल जी ने आपका नाम सजेस्ट किया हुआ है। पहले मुझे कहा कि आप लिख सकेंगे 15 दिन में एक कॉलम, तो मैंने कहा मैं तो एक कॉलम लिख रहा हूँ पहले ही, अब मैं तो और एक कैसे करूँगा, फिर तो महीने में 3 कॉलम हो जाएंगे, एक मैं ज्ञानोदय के लिए लिखूँ, 2 आपके लिए लिखूँ।
तो उन्होंने कहा आप देख लीजिए सर, आपका नाम चूंकि शिलाल जी ने कहा था तो आप करें। तो मैंने कहा चलो मैं लिखता हूँ आपको, पर मेरे ऊपर दबाव ये नहीं रहे करंट इवेंट्स पे लिखूंगा। मेरे कॉलम इसलिए सबसे अलग हैं परसाई शरजू सबसे कि मैंने इंडिपेंडेंट कॉलम लिखी। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि अभी ये घटना घटी उस पर कॉलम लिखना है। तो मैंने उसमें कॉलम लिखना शुरू किया और उसका सीमा थी 1 पेज में आना चाहिए। वो चल पड़ा तो 3 कॉलम पर मंथ में लिख रहे हैं। 1 साल ऐसा लिखा कि मुझे राजस्थान पत्रिका वालों का फ़ोन आया कि हम आपसे लिखवाना चाहते हैं कॉलम और आपको हर सप्ताह लिख सकेंगे क्या। तो मैंने उनको कहा भाई मैं 3 पहले लिख रहा हूँ, 4 आपके लिए लिखूँ महीने में, तो 7 रचनाएं हर वीक लिखूँ और मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। मैं यही सवाल मेरा हाँ, था। तो मैंने कहा 7 रचनाएं। एक समय पर आप कॉलम्स नहीं लिखना चाहते थे, फिर आप लिखने लगे। तो ये अब कॉलम्स गांधी नियमित होते हैं, उपन्यास या रचनाएं आगे पीछे हो जाएंगी, संतुलन। आपकी पूरी चुनौती समझाता हूँ कितना कठिन रहा होगा। मैंने उनको कहा कि और मैंने उनको डिस्करेज करने के लिए कहा कि देखिए मेरे को बहुत पैसा दे रहे हैं इंडिया टुडे वाले। तो उन्होंने कहा हम आपसे पूछने रहे कितना दे रहे हैं, हम 500 रुपये उससे आ देंगे। अरे आप हमें लिख सकते हैं क्या? हमने कहा फिर लिखते। तो ऐसे करके अब मैं 1 वीक में 4 और 3 7 कॉलम हर महीने में लिखने का। और इसके बाद मेरे को तहलका मैगजीन वाले ने कहा कि हम आपसे एक हेल्थ कॉलम चाहते हैं। आपकी डॉक्टर के तौर पे तो पहचान नहीं है ना सर, लोग आपको पहचानते हैं, आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। क्योंकि वो अपनी पत्नी के बारे में कुछ मेरे से पूछ लगा था कभी कि आपका नाम लिया है किसी ने, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया उनकी पत्नी की समस्या क्या है। तो उसने कहा सर हम उससे कॉलम लिखवाना चाहते हैं। ऐसी बात कोई बोलता नहीं है, डॉक्टर तो समझाते ही नहीं है इस तरह से। तब तो समझौता हुआ होगा डॉक्टरी पेशे से। तो हमने डॉक्टरी पर एक कॉलम शुरू किया, उसमें ज्ञान है तो जहान है। उन्होंने उसका नाम कॉलम खुद ही रखा, ज्ञान है तो जहान है। और उसमें मैंने बहुत कॉमन चीज़ है, वो किताब भी आने वाली है अभी, बहुत अच्छी किताब आने वाली है कि राजकमल से। जब आप पूरा समय कॉलम्स में दे रहे हैं अब तो ये पेशे से समझौता और हुआ। डॉक्टर आप उतने ही ज़्यादा व्यस्त थे। उस समय तो मेरे पीक पे था डॉक्टरी में। मैं एक जॉब में बहुत मैंने मेरे घर वालों ने सफ़र किया हुआ, यही कहता हूँ कि मैं अस्पताल से 1 बजे भागता आता था, सोता नहीं था, खाना वाना खाया, मेरा लिखने का टाइम कुल होता था 2 से। मैंने बैंक तैयार किया था। हाँ, ये तो मैंने रोज़ बैठता था लिखने को। अब 30 दिन बैठोगे और 7 कॉलम भेजने, तो आपके जो 27 बचे 23 बचे, वो 23 तो बैंक में जमा हो गए ना। आपके मन में एक विचार आता था, एक लाइन लिख लेता था आज बैठ के, अब इसको मैं कल करूँगा ऑपरेट। तो मेरे पास अभी भी इतने सारे हैं, अभी मेरे पास कम से कम 400 रचनाएं होंगी उस समय की, जो मैंने लिखी ही नहीं। रोज़ लिखेंगे? रोज़ लिखता था। तो क्वांटिटी फिर तो जोर हुआ। बहुत कठिन है। आमतौर पे जब मैं कॉलम के खिलाफ था तो इसीलिए था कि जब आप रोज़ लिखेंगे, जब आप नियमित लिखेंगे और इस दबाव में लिखेंगे, इस तारीख को तो व्यंग का कॉलम जाना ही है आपका मन नहीं है लिखने का, आपके मन में कोई विचार भी नहीं है और आपको लिखना है। आप लिख रहे हो तो आप अपने लेखन से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कहीं ना कहीं। पर याद रखिए उसी दौरान मैंने बहुत कम उपन्यास लिखे। मेरे 3 उपन्यास रिटायरमेंट के बाद आए और 4 उपन्यास मेरे पूरे लाइफ में आए। और मैं आज 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ, मैंने 3 उपन्यास लिख डाले, 4था मेरा प्रेस में। तो उससे पहले कुल 4 उपन्यास लिख पाया। मेरे अंदर पोटेंशियल था, पर मैं कॉलम के चक्कर में फंसा हुआ था। पर मैंने कॉलम लिखे और आमतौर पर अच्छे लिखे, पर अब मैं उनके जब संकलन दे रहा हूँ तो दोबारा लिख रहा हूँ उनको। मुझे मालूम उसमें कुछ कमियां हैं। नेपथ्य लीला में आप लिखते हैं, हालांकि किसी युवा आलोचक ने आपसे कुछ पूछा था, उसका जिक्र करते हुए आपने पूरा का पूरा भूमिका में लिखा है कि वो शायद अपने आप को दिखाने के लिए ये आपसे पूछ रहा था कि व्यंग्य के कौन से तत्व निकाल दिए जाएं तो व्यंग्य नहीं बचेगा। तो मैं वो सवाल जाहिर सी बात है आपसे नहीं करूँगा। जिसको पढ़ना होगा वो नेपथ्य लीला में उस चीज़ को पढ़ लेगा। लेकिन एक सवाल ये है कि ज्ञान रंजन, सवाल क्या, लोग ऐसा कहते हैं आपकी रचनाएं पढ़ने के बाद कि ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी समाज से बहुत ज़्यादा त्रस्त रहते हैं या फिर उनको बहुत आलोचकीय दृष्टि से देखते हैं। आपके तमाम व्यंग्य उठा के देखें तो आपने हिंदी की साहित्यिक राजनीति पर खूब व्यंग किया है। पर आप तो हैं तो उसमें हिंदी में लंगोट रक्षा तक आपने लिखा है। मैंने लिखा है ना, मैंने लिखा है हिंदी में लंगोट रक्षा लिखी है कि कईयों के लंगोट आप ढीले हो जाते हैं। अपने एक वो व्यंगकार है जो अपने को बचाते हुए लिख रहे हैं। एक वो लोग हैं, वो साधु हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, साधु समाज के बारे में कुछ ही नहीं कहना चाहेंगे। जो एक है साहित्य के लेखक,
एक हैं लेखन की राजनीति के बहाने लेखक के तौर पे अपनी पहचान बनाने वाले, एक हैं जो लेखक हैं ही नहीं पर साहित्य की राजनीति में दुगने छाए हुए हैं, अपने लेखन कला से नहीं, अपनी राजनीति की कला से। तो इन पर कौन लिखेगा फिर? और इस दुनिया को तो आप सबसे करीब से देख रहे हैं और इससे आप डर रहे हैं लिखने से, इससे आप डरते हैं। वो संपादक, वो आलोचक जो देख रहे हैं आप कि खराब किताब को वो बाकायदा स्थापित करना चाहता है, वो अपनी किताब को अलग अलग कारणों से पुरस्कार दे रहा है वो एक ख़राब किताब को, और ये जानता है ख़राब किताब है। देखिए जब कहते हैं ना, जब वो कहते हैं कि आप एक वो लोग जो कमीने हैं और जिन्हें पता नहीं कमीने हैं, सांप है जिसे पता नहीं कि वो जहरीला है और ख़त्म कर, एक सांप है जिसे पता है कि वो जहरीला है और वो चुन के काटता है। जो ये प्रवृत्ति है आलोचना में, चुनकर उन लोगों को स्थापित, साहित्य की परवाह नहीं है इनको, इस आलोचक को साहित्य की परवाह नहीं है, इस आलोचक को पाठकों की परवाह नहीं है, इस आलोचक को आपके अंदर पाठ की समझ पैदा करने की कोई कोशिश नहीं है। इस आदमी ने अपना एक कैरियर बना लिया है। सो कैरियरिस्टिक किस्म के जो साहित्यकार हैं, जो आलोचक हैं, जो संपादक हैं, उनके खिलाफ लिखने में अगर मैं चूका तो कौन बन लिखेगा? तो अब आप कहो कि अब तारीफ़ तो सभी कर रहे हैं अच्छे, हमने अभी अब इतनी देर से बात की, हमने भारती जी की तारीफ़ की, सबकी जो अच्छे हैं उनकी तारीफ़ तो है ही, शिराज जी की, इनकी की, पर जिनकी जो गलत काम कर रहे हैं क्या आप उसके विरुद्ध नहीं बोलोगे? फिर कैसे व्यंगकार? चुन के आप करेंगे, दुश्मन बनाएंगे, चुन के सोचते कि इस दुश्मन को छोड़ दो, इसको छोड़ो यार, इसी काम का आदमी है, इसी बात तो किताब जाएगी मेरी, ये किताब की तारीफ़ में मेरी किताब को ध्वस्त कर सकता है। मैंने तो नामवर सिंह जी के खिलाफ बहुत लिखा और खूब मज़े लेके लिखा, और नामवर सिंह पहले आदमी थे जिन्होंने बारामासी को एस्टेब्लिश किया। ये उनकी बड़प्पन था, एक आदमी के तौर पे एक बड़प्पन था कि उन्होंने बारामासी पर बाकायदा एक प्रोग्राम में लंबा बोला। उस ज़माने में एक सुबह सवेरे कार्यक्रम आता था, उसमें इस किताब को बल्कि बात वहीं से चालू हुई कि यार कौन सा उपन्यास आया है, नामवर जी तारीफ़ कर रहे थे, हम नामवर जी को जानते भी नहीं थे, पर नामवर जी की प्रवृत्तियों के खिलाफ हमने कई व्यंग लिखे थे। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि वो इसकी तारीफ करें। आपके शहर में राजनीति होती है? हमारे शहर में तो बहुत राजनीति होती है, कहाँ नहीं होती कहाँ नहीं होती। इस शहर की राजनीति में आप जब रहते हुए और उस कीचड़ में, आप कमल की तरह तो नहीं कहें पर उस कीचड़ में कम से कम अपनी टांगें बचा के रखें, और ये करते हम यहाँ हैं, और हमारे लगभग सारे मित्र ऐसे, हमारी राजनीति कह लें आप, ये कह सकते हैं ज्ञान चौधरी बहुत बड़ा राजनीति के साल इनसे ही मिला हुआ है, वो लेफ्टिस्टों को भी साधे हुए, राइटिस्टों को भी साधे हुए, इनसे ही बुरा नहीं बनता, उनसे ही बुरा नहीं बनता। कई लोगों ने तो ये आरोप लगाया कि डॉक्टर है इसलिए यार उस पर लोग हमला नहीं करते, कि किसी न किसी काम पड़ जाएगा डॉक्टर के तौर पे, इसीलिए उसकी रचना की तारीफ़ कर देते हैं। ऐसे लोग करते रहते हैं बातें, तो बातें कुछ करें, पर मुझे लगता है कि साहित्य की राजनीति के लिए समय नहीं है हमारे पास, ये बहुत समय खाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को खा जाएगा। जितने लोग साहित्य की राजनीति में उतरे वो बहुत क्रिएटिव आदमी भी रहे हैं। नामवर जी से बड़ा आलोचक कौन हो सकता था, पर वो साहित्य की राजनीति में जिन दिनों आ गए उधर से उनकी आलोचकीय प्रतिभा खत्म होती गई। लेकिन कहा तो ये भी गया कि आप जिस तरह से आरोप लगाते हैं और हमला करते हैं दूसरों के ऊपर, अपनी ही राजनीति के चलते हाँ, हमने आपको इसे कह सकते हैं पद्म पुरस्कार मिल गया। हाँ, पद्मश्री का तो किससे ही आपको अलग सुना दे तो आप वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पद्मश्री तो हमें तो पता भी नहीं था पद्मश्री का। मैं सही बताऊँ आपको, मेरे को अभी तो नाम लिया सकता है, रिटायर्ड हो चुके हैं, मनोज श्रीवास्तव जो यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर के थे या सेक्रेटरी कल्चर के थे, उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, मैं कभी मिला नहीं उनसे। एक प्रोग्राम में मेरे बगल में बैठे थे, वो मैं चीफ गेस्ट था, वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, मैं कहीं किसी किताब के विमोचन में गया था, वहीं मुलाकात हुई मेरी। और तब उन्होंने मुझे कहा मैंने आपको बहुत पढ़ा है, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो मुझे लगा यार एक IAS अधिकारी है, बड़ा नाम था उनका, और मुझे पसंद करते हैं, ये बड़ी बात है कि IAS को आप एक अधिकतर एक अलग किस्म से उस जोड़ते हो कि उसमें अधिकारी होने का दर्प होगा, बताओ। पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ज्ञान जी आपको पद्मश्री मिल चुका है क्या? मैंने आपको तो पद्म भूषण मिला हुआ है। हाँ, यहाँ बोला। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो नहीं, पद्मश्री के लिए यहाँ बैठक हो रही थी हमारे उसमें साहित्य परिषद में मध्य प्रदेश में, तो मैंने आपका नाम पद्म भूषण के लिए कहा, तो उन्होंने कहा नहीं पद्मश्री नहीं मिला है। तो मैंने कहा सर हमको पद्म भूषण कौन देगा, हम किसको जानते हैं, हमें तो ये और अंडरस्टैंडिंग है कि पद्मश्री ऐसे ही मिलता है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ठीक है सर,
पद्म भूषण, आपको पद्मश्री भी नहीं मिला, नहीं। इसके बाद पता चला कि उन्होंने नाम भेजा है वहाँ पे। इसके बाद अगली सूचना मेरे पास तब आई कि कहीं पद्मश्री का नाम चल रहा है। ये तो पता चला क्योंकि उन्होंने बताया कि पद्मश्री नाम चल गया आपका। फिर मेरी कोई वैसी मुलाकात ना मैंने उनसे पूछा, ना मेरी वो प्रवृत्ति है ही नहीं कि मेरे खुद पर शर्म आ जाएगी अगर मैं पूछता चलूँ। मेरे तो ये पूछने में शर्म लगे आपसे, आपने बता दिया कि यार ये इंटरव्यू कब आएगा। वो तुमको लगे यार वाह यार इंटरव्यू लिया तो ये तो ऐसे उत्सुक हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई हो। तो मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। एक दिन एक सतीश अग्निहोत्री करके थे, जो सीनियर अफसर थे प्रधानमंत्री सचिवालय जो होता है उसमें, तब 2014 की बात है, मोदी जी नए बने थे, उनके प्रधानमंत्री सचिवालय में ये सीनियर IAS ऑफिसर थे। वो हमारे कहीं प्रशंसक होंगे रचना के। उन्होंने वहाँ से मुझसे कुछ किताबों के बारे में पूछा और कहा सर यहाँ पर आपका नाम आया है और हम तो पूरी, उन्होंने कहा कि हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका नाम जाना चाहिए। और हमने 5 आदमी की जो पैनल है उसको मैंने अपने जेब से पैसा खर्च करके आपकी किताबें दी कि पढ़िए, ये लेखक होता है। ऐसे करके वहाँ से बात है। ये फिर इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद सीधे जिस दिन कब होती है, 26 जनवरी को होता है, तो उससे पहले एक बार पुलिस का वेरिफिकेशन आया। तो पुलिस वेरिफिकेशन में भी जो पूछने आया उसको हमारी पत्नी से घर से बाहर पहले ही कर दिया पुलिस वाले को। पहले तो घबराई कौन पुलिस वाला है, डॉक्टर है मेरी वाइफ, पर उन्होंने झांका, उन्होंने कहा वो डॉक्टर साहब तो नहीं है। तो उसने कहा उनके बारे में कुछ पूछना था, तो उन्होंने कहा उन्हीं से पूछिएगा, वो खिड़की से बात हो रही है, उनसे पूछिएगा। नहीं सर वो पद्मश्री के लिए कुछ आया है तो पूछना है, आप उनसे ही पूछिएगा, आप जाइए। शशि ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे एक आया था कोई पद्मश्री का पूछ रहा था और एक पुलिस वाला आया था तुम्हारे बारे में पूछने, तो मैंने तो भगा दिया अभी इसको। तो वो पुलिस वाले का बेचारे, अरे फ़ोन नंबर तो दे दीजिए मैडम, फ़ोन नंबर दे दीजिए। उसने मुझे फ़ोन किया कि सर एक पद्मश्री के लिए घर गया था मैडम ने, तो मैंने कहा मैं अस्पताल में हूँ बेटा और वो भी कुछ काम कर रही हूँ, पूछ लीजिए आप कुछ फ़ोन। उसने मेरे पिता का नाम कहाँ है क्या है पूछ पाछ के उसे अपनी एक भेजना पड़ती कि कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी नहीं है, उनने भेज दिया, आप पे कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, इस तरह की बात है। और वो चला गया। इसके बाद सीधे मुझे पद्मश्री से एक दिन पहले इवनिंग में शायद वो गवर्नमेंट की तरफ से पूछा था, ऐसे नहीं कि तुम इस बात का गौरव महसूस करो कि हमने पद्मश्री रिफ्यूज़ कर दी, जब हम घोषित कर दें तब आप मना कर दो, ये हमारे खूब चलता है। ये होता है, बिल्कुल होता है। तो एक कोई पांडे जी थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा पूरा, वो होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे कहा कि भारत सरकार आपको पद्मश्री दे रही है 26 जनवरी के 25 जनवरी की रात में शाम को, और अभी आप किसी को बताइएगा मत, तो आप ले लेंगे। हमने कहा ले लेंगे सर, क्यों नहीं ले लेंगे। और तब मैं एक कार्यक्रम में था जहाँ पर यहाँ पर एक कोई कला परिषद मेरे को सम्मानित कर रही थी, वहाँ पे था। आपको मन में तो लगा यार कि, मैंने कहा यार एक को तो बताना पड़ेगा, तो पत्नी को मैंने फ़ोन करके बताया वो कार्यक्रम बीच में कि मुझे पद्मश्री का बोल रहे हैं कि कल घोषित करेंगे। और पत्नी को मैंने कहा किसी को मत बताया ना, पर ऐसा हो सकता है वो भी कहती एक को तो बताना है ना। तो उसने साले साहब को बता दिया, साले साहब ने फेसबुक पे डाल दिया, साले साहब ने जीजा जी को फेसबुक पे डाल दिया कि उनको कल पद्मश्री मिलने वाली है। और उधर से वो 2-4 जगह, और एक हमारे मित्र अंजनी चौहान थे जो हमारे घर से बहुत जुड़े हुए थे, और उनको पता चल गया, वाइफ के थ्रू पता चल गया कि मेरे को पद्मश्री मिल रही, उन्होंने उस पर डाल दिया कि संभावना है कल ज्ञान चतुर्थी को पद्मश्री मिले। तो ये देखिए आप कहाँ से बात, सरकार कुछ कर रही, आपने पत्नी को बताया, वहाँ से इतनी के बात फैल गई। और मुझे फ़ोन आने लगे, मैंने कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं यार, किसी ने उड़ा दिया, हमें कुछ भी नहीं आइडिया क्या हुआ। फिर अगले दिन ऐसा नहीं हुआ, इतना ही है। ये कुल कथा पद्मश्री की इतनी, मैंने अभी कहीं किसी को पूरी पद्मश्री कथा ये मैंने आज पहली बार सुनाई है, कहीं मैंने सुनाई नहीं उस तरह से, थोड़ा टुकड़ों में कहीं बताई होगी। कथा ये है, अब पद्मश्री क्यों मिल गई अब आप फिर पता करें। पर ये कुछ जगह आपके सितारे होते हैं कि एक जगह एक IAS पसंद करता था आपको, दूसरी जगह एक IAS पसंद करता था आपको, और तीसरे जगह कोई और मिल गया, तो ऐसे करके मिल गई आपको पद्मश्री। इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे कोई लेखन का आंकना पद्मश्री से तय नहीं होता। पर जनरल पब्लिक को लगता है कि आप पद्मश्री मिली मतलब जुगाड़ वाला आदमी। कई लोग मुझे पूछते हैं आपको किसने दिया, खासकर अधिकारी पूछ लेते हैं, मोदी साहब ने दी। तो मोदी साहब ने दी तो समझ लगता है मोदी का आदमी होगा, साला इसका काम कर दो, है ना। क्योंकि बिना उसके कैसे, मोदी का आदमी तब तो इसे मिली होगी, पर बिना मोदी के आदमी को भी पद्मश्री मिल सकती है, ये कहने की कोशिश करते। ज्ञान जी पद्म तो मिल गया, अकादमी सम्मान नहीं मिला। हाँ नहीं मिला, और उसकी मुझे शिकायत है बाकायदा, मैं अकादमी पुरस्कार के लायक हूँ, और बहुत बार मुझे लगता है मैंने बहुत काम किया है। अगर अकादमी पुरस्कार दे
तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी, मेरी इज्जत भी नहीं होगी। अब बहुत बहुत सारा काम कर चुके आपको। मेरी 2-3 बार किताबें, कई बार किताबें, पहले तो 12 मासी ही को मिलने वाला था, उसमें तो शिलाल शुक्ल थे, वो रह गया। उसका कारण है, उसको एक अच्छी किताब भी थी उसके तुलना में, तो बराबर था, और वेटेज कुछ लोगों का ज़्यादा उधर हो गया तो वो मिल गया। लगता है शायद व्यंग्य के प्रति जो उसमें मैंने व्यंग्य उपन्यास लिख दिया था उसको, और इस पर शिलाल जी ने मुझे डांटा कि आपने व्यंग्य उपन्यास किया, इस कारण आपको ये नहीं मिला 12 मासी पे, क्योंकि 2 जो और थे, मैनेजर पांडे थे और एक कोई और थे उसमें बड़े लेफ्टिस्ट आलोचक, जिन्होंने कहा यार व्यंग्य उपन्यास को दोगे आप, जो आदमी लेखक खुद इसे व्यंग्य उपन्यास कह रहा है, व्यंग्य, उसको आप पुरस्कार दे रहे हो। तो वो रह गया। क्या लगता है क्यों है ये इस तरह की भावना व्यंग्य के प्रति साहित्यिक समाज में? बहुत बहुत कठिन है इस बात को। कुछ तो व्यंग्यकारों ने आजकल तो खासकर कहूँगा कि व्यंग्य को जो ऊंचाई और पहचान जो दी, वो तो परसाई वगैरह ने डेफिनेटली दी, और कुछ तो इस तरह की चीज़, क्योंकि व्यंग्यकार लिखेगा तो इन लोगों के खिलाफ भी लिखेगा जो बैठते हैं और काम करते हैं। उन्हें लगता है यार ये लोग ज़रा ज़्यादा ही अक्खड़ हैं, ज़्यादा ही अपने आप को समझते हैं कि बहुत वो हैं। वो व्यंग्य लिखने की शर्त है कि हम जहाँ गड़बड़ है वहाँ लिखने की कोशिश करें, और वो आपको मन बेचैन करता है कि आप उस महफिल में बैठे थे, कुछ गड़बड़ बातें हो रही हैं और आप इस तरफ पीट करके और इधर वाले को गाली दें, इधर पीछे चल रहा है, आप देखने को तैयार नहीं। तो आप बोलोगे तो लिखोगे तो और व्यंग्य को हमेशा साहित्येतर विधा मान के चले हैं शुरू में। संस्मरण, व्यंग्य, निबंध, इनको मानते हैं कि नहीं, कहानी कहाँ कविता, कहाँ उपन्यास, कहाँ व्यंग्य यार। तो वो व्यंग्य को अभी भी वो स्थान नहीं है साहित्य में, जो अभी भी व्यंग्य तड़प रहा है कि मुझे मुख्य धारा की विधा मान लिया जाए। व्यंग्यकार कहते रहते हैं कि वो मुख्य धारा की हो गई है, पर जिस ढंग का व्यंग्य लिखा जा रहा है उसमें मुख्य धारा की विधा होने के लिए बहुत कठिनाइयाँ भी हैं। उस तरह का व्यंग्य लिखा नहीं जा रहा, अब तो नहीं लिखा जा रहा। लिखा गया है तब वो आ भी गया था मुख्य धारा में, शरद जोशी, परसाई, इनके रहते मुख्य धारा में आ गया था व्यंग्य, अब उससे फिर किनारे खिसक रहा है। आपको लगता है कि आपके नाम को जो ऊंचाई मिली, आपके व्यंग्य को जिस तरह की ऊंचाई मिली, वो इस वजह से मिली कि आपका ज़्यादातर लेखन ऐसे समय में सामने आया, ऐसे समय में ज़्यादा उरूज पर पहुंचा जब हिंदी की मुख्यधारा साहित्य में व्यंग्यकार न के बराबर बच्चे थे? एक ये होता है कि आप अकेले दौड़े तो फर्स्ट आ गए। हाँ, एक ये होता है ना कि आप अकेले दौड़े तो फर्स्ट आ गए, और क्या ऐसा हुआ कि चूंकि कोई और था ही नहीं। मैंने जब लिखना शुरू किया तब परसाई भी थे, शरद जी भी थे, त्यागी जी भी थे, शिलाल जी भी लिख रहे थे। ये बड़े लोग थे। लतीफ़ गोंगी नाम के एक बहुत बड़े राइटर थे जो छत्तीसगढ़ में लिखते थे, उनके व्यंग्य थे, वो उस एरिया के बहुत बड़े लोकप्रिय व्यंग्यकार थे, बहुत अच्छा लिखते थे। शंकर पुणतांबेकर थे, वो महाराष्ट्र में थे पर वो बहुत अच्छा लिखते थे। तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे, ऐसा नहीं कहिए कि लोग नहीं लिख रहे थे, और बहुत सारे लिख रहे थे, लिखने की कोशिश कर रहे थे। अब मैंने तब भी आपसे कहा, मैं इस बात पे फिर लौटता हूँ कि ये एक युग था बहुत बड़ा जहाँ एक साथ इतने सारे व्यंग्यकार आ गए, वरना हर भाषा में गिने चुने, इंग्लिश में पूरे 100 साल के अंदर 5 व्यंग्यकार हुए होंगे जिनका आप नाम ले सकते हो। मराठी में 3 या 4 व्यंग्यकार हुए होंगे जिनका पुला देशपांडे से लेके और रमेश मंत्री और 2-4 नाम और ले लीजिए, कुल 4-5 व्यंग्यकार होंगे। गुजराती में भट्ट साहब को छोड़ के, विनोद भट्ट और 1-2 को छोड़ के कोई नाम नहीं है। इंग्लिश में नाम नहीं है, फ्रेंच में नाम नहीं है, नाम बहुत कम है जो वास्तव में व्यंग्यकार। लेकिन हिंदी में यार उर्दू में बहुत व्यंग्यकार है, खाली हो गया। उर्दू में व्यंग्यकार बहुत रहे हैं, एक उर्दू में लंबी परंपरा है व्यंग्य की, हर समय 3-4 व्यंग्यकार बहुत अद्भुत रहे हैं उर्दू में। और अभी उसमें भी कम आ गए, बहुत कम हो गया है यूसुफी के बाद। और आपका हिंदी में एक वो युग आया था जब परसाई थे, शरद जोशी थे, त्यागी थे, शिलाल शुक्ल थे, और अद्भुत लिख रहे थे सारे। वो बहुत कम है, ऐसा क्या वो उस समय सितारे थे, वरना तो ये व्यंग्य कम ही, जिनकी व्यंग्य की समझ हो, व्यंग्य लेखन हो। मैं ये नहीं कहता व्यंग्य लिखना बहुत कठिन है, व्यंग्य लिखना बहुत बड़ी बात है, ये कहानी से बड़ी बात है, ये व्यंग्य से बड़ी बात है, पर कहीं कुछ है। एक जगह मुझे श्री सूर्यबाला जी ने कहीं कहा था मेरे लिए लिख के कि साहित्य का निकष है गद्य, कविता नहीं है, कसौटी। निकष मतलब कसौटी, साहित्य कसौटी है गद्य, और गद्य की कसौटी है व्यंग्य। कि गद्य भी सबसे अच्छा वो है जो व्यंग्य में हो।
तो व्यंग्य कठिन है थोड़ा। जैसे आप कहते हो पूरे उपन्यास में व्यंग्य कैसे साध सकते हो, आप उस तरह के वाक्य लगातार, वो घटनाएं, वो चरित्र कैसे ला सकते हो पूरे 400 पेज तक, 300 पेज तक, तो है तो अलग किस्म की चुनौती। मैं तो मरीचिका में देख रहा था कि माफ कीजिएगा, हम ना मरब में, कि किस तरह से मेरे ख्याल से वो जो मृत्यु को लेकर मैंने बहुत कोशिश की। जब मैंने मृत्यु पे लिखने की सोची, तो मृत्यु पे आप एक ऐसा उपन्यास लिख रहे हैं जिसमें आप मृत्यु पर लिख रहे हैं, मृत्यु की फिलॉसफी पर, मृत्यु की फिलॉसफिकल और जो रियली होता है मृत्यु में वो, और उसके लिए कि आप एक ऐसी चीज़ लिखें जो आप गहरी बात मृत्यु के बारे में कह सकें और हंसते हंसते कह सकें। आप चूंकि मृत्यु की बात चल रही है और आप खुद डॉक्टर हैं, आप स्वदेश दीपक के डॉक्टर रहे। हाँ, स्वदेश दीपक मेरे बहुत अभिन्न दोस्त थे, और उन्होंने घर से गायब हो गए, मर ही गए होंगे, ऐसे मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। तो मेरे डॉक्टर भी थे, और मैं मेरे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत कम उनके बारे में। स्वदेश दीपक मैंने एक लंबा संस्मरण लिखा है सर, जो मेरी संस्मरण की किताब में आएगा। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो मेरे ससुराल में रहते थे, अम्बाला कैंट में। मेरी ससुराल अम्बाला कैंट में, मैं जाया करता था अपने ससुराल। तो अब ससुराल में तब इनिशियली तो 10-10 दिन पड़े रहते ससुराल में, कि वाइफ को जाना है, वाइफ को कहना है तुम अभी मत जाओ, तुम अभी रुको यहीं पे। तो मैं क्या करूँ वहाँ ससुराल में बैठ के। तो वहाँ पता चला अम्बाला कैंट में कि स्वदेश दीपक, तो उनसे मिलने गया। और हमारी जिसे कहते पहली नज़र में प्यार, ऐसे पहली नज़र में दोस्ती। आप मानिए जो भट्ट है ना आपके, महेश भट्ट जैसी शक्ल और वैसी ही बातें करने वाला, खूबसूरत बात करने वाला, और बहुत इंटेलिजेंट आदमी, और कहानी को लेकर क्या समझ। हम 4-4, 5-5 घंटे बैठते थे, और हमारे 6 महीने में एक बार 7-8 दिन के लिए ससुराल जाया करते थे शुरुआत में। तो हम जाते थे तो हमारे 7-8 दिन लगातार उनके साथ गुजरते थे। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब उनकी बहुत सारी किताबें जब उन्होंने लिखी हैं, कहानियाँ, उनकी बहुत सारी कहानियों के लेखन का मैं गवाह रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे बताई कि आजकल मैं ये लिख रहा हूँ, सड़क आगे नहीं जाती, आदम वो मरा हुआ पक्षी, उनकी बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कहानी, और उसको समझा मैंने उनसे। मैं श्रोता होता था, वो बोलते थे, और आमतौर पर हम लोग घंटों 3-3, 4-4 चाय पीते रहते थे और बैठे रहते थे, सिगरेट पीते थे। और बड़ा रियली एक राइटर कोई हो सकता है लेखक तौर पे, तो वो टिपिकल प्रोटोटाइप था एक बड़े लेखक का। बहुत मज़ा आता था उनके साथ बैठ के। प्रभु जोशी के भी डॉक्टर हैं? प्रभु जोशी मेरे बहुत अच्छे मित्र, ये दोनों मेरे मित्र थे। डॉक्टर के तौर पर आप डॉक्टर उनके बन गए, मेरे बहुत अच्छे मित्र, दोनों के डॉक्टरी तौर पर मैंने डॉक्टरी सलाह भी थी। तो पहली बार मुझे इनका पता चला, ये अचानक गए तो उनकी पत्नी ने मुझे कहा, स्वदेश दीपक की पत्नी ने कहा कि ये स्वदेश तो आजकल नौकरी नहीं आता, प्रोफेसर था, बहुत लोकप्रिय प्रोफेसर था, उसको लड़कियां घेरे रहती थी, इंग्लिश इतनी अच्छी पढ़ाता था, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर टीचर। उसने जाना बंद कर दिया यार। वो कहता मैं फेस नहीं कर सकता, मैं कैसे जाऊँ, मैं तो क्लास को फेस नहीं कर सकता, डर लगता है मेरे। और ये तो नाटक करता है, दिन भर बैठा खूब सिगरेट पीता है, 15-20 सिगरेट रोज़ पीता था, 2-3 पैकेट रोज़ पीना उसको। तो उसकी पत्नी कह रही है इसको तो केवल आलस से हो गया है, ये आदमी लगता है पत्नी तो कमा रही है, बैठे हुए हैं, और उसकी बुराई कर रही है। मैंने उसको समझाया कि मैडम इसे ये नहीं हुआ है, ये डिप्रेशन में जा रहा है, सीवियर डिप्रेशन है, और आप प्लीज़ मानिए ये डिप्रेशन है। ये मौत की कहानियाँ लिखता है, और मौत की कहानियाँ लिखते लिखते ये डिप्रेशन में चला गया, इसे कहीं दिखाना पड़ेगा। मैंने कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी, जो मैं एक फिजिशियन के तौर पर एक डिप्रेशन की दवाई दी, ना डिप्रेशन दवाई दी ना उसको लेके गए वो लोग कि वो उसके वहाँ ले जाएं, टिल वन डे वो बड़ी अच्छी तरह से मैंने लिखा उसको। मैंने जो संस्मरण लिखा था उसको मुझे कितने लेखकों ने कहा था आप कहानियाँ लिखी, आपने कितनी मूविंग कहानी लिखी इसके बारे में। तो इसने एक दिन वो उसने खुद सुनाई, मुझे बड़े आराम से बाद में कहानी सुनाई कि डॉक्टर साहब, फिर मुझे लगा यार चलो अब क्या करना ज़िंदगी से। मैं गया, अभी सर्वेंट आई नहीं थी, वाइफ वहाँ चली गई थी, मैं गया, वहीं बाहर ही उनका चूल्हा था और चाय बनाते थे, उसमें मैंने गैस ऑन करी, फिर मैंने गैस जला दी, और मैं ऐसे हो गया और जलने लगा। ऐसा बोल रहा है हाँ स्वदेश दीपक मुझे सुना रहा है बाद में, इस कथा के बाद, फिर जलने लगा, मेरा स्वेटर जलने लगा, ठंड के दिनों में मिलेंगे। तो फिर मैं आके बैठ गया कि जल रहा हूँ, तो ऐसे बैठ के फिर मुझे लगा सिगरेट पी ली जाए आखिरी बार। तो जलते हुए मैं सिगरेट पीने लगा। सुनिए वो कह रहा है कहानी, मैं सिगरेट पीने लगा, और तब तक सर्वेंट आ गई, तो उसे कंबल नंबर डाल के बुझा दिया। तो करीब 45% बर्न हो गया था उनको। तब इनको घर वालों को पहली बार समझ में आया कि डिप्रेशन में है। तब ये जाके चंडीगढ़ में भर्ती हुआ,
और तब मुझे पता चला कि इन्होंने आग लगाने की कोशिश की और मरने की। तब मैं चंडीगढ़ इनसे मिलने गया था, और चंडीगढ़ की उस मुलाकात का मैंने लंबा सा वागर्थ तो नया ज्ञानोदय में लिखा था। वो अद्भुत है, पूरा वो किस्सा ही बहुत अद्भुत है। अगर स्वदेश दीपक का सुनाऊँ तो आपका तो पूरा इंटरव्यू उसी में हो जाए, जो जिस ढंग से मैंने उनको वहाँ मिला, वहाँ देखा, उनको एक इतने बड़े लेखक को एक नौवे से कटिंग करते हुए, जो फुटपाथ पे नौवे बड़ा वो लगा देते हैं ना, मिरर रख के काटते हैं, वहाँ जाके बाल कटवा रहा था। जब मैं पहुँचा तो वहाँ से लेके मैं उनको आया, और फिर वो एक दिन फिर उससे ठीक हो गए थे। ये 2 महीने वहाँ रहे, उसे भगा रहे थे वो लोग। मैंने यहाँ वहाँ से सिफारिशें करवा के, कह के यार कुछ पत्रकारों से भी कि इनको अभी ज़रूरत है वहाँ रुकने की, पीजीआई वाले के बेड चाहिए, मरी जाते रहते हैं। वहाँ से फाइनली ठीक होके आया। 2 साल में कुछ लिखा भी उसके बाद उन्होंने। ये मैंने मांडू नहीं देखा, उन्होंने उसके बाद लिखा है। जब ठीक होने के बाद, पागलपन से ठीक होने के बाद के बीच का पीरियड। क्या रचना है मैंने मांडू नहीं देखा, तब लिखा है उन्होंने। और वो एक लिख रहे थे जिससे उसका क्लू मिलता है। एक कहानी उन्होंने मुझे पूरी सुनाई और कहा था, मैंने करीब 10 पेज लिख लिए हैं, कि एक आदमी, देख कितनी अद्भुत कथा है। एक आदमी रात में ट्रेन में जा रहा है, उसे नींद नहीं आ रही, वो यूँ देखता जा रहा है और एक खाली स्टेशन उसे दिखता है जहाँ कोई नहीं है। रात के 2 बजे हुए हैं, स्टेशन खाली पड़ा है, और उसका मन करता उतर जाऊँ क्या, और वो उतर जाता है एक अपरिचित जगह जहाँ की वो भाषा भी नहीं जानता। एक विदेशी आदमी है, यहाँ की भाषा नहीं जानता, अंग्रेजी भी नहीं आती उसे, हिंदी जानता नहीं, और एक जगह उतर जाता है। वो कहता अब इसकी कहानी मैं लिखना चाहता हूँ कि कहाँ जाएगा और क्या होगा इसके साथ। ये तब लिखने वाले थे, तब वो एक दिन घर से गायब हो गए। तो वो उतर गए, पता नहीं लगा वो उस स्टेशन पे उतर गए। जो कहानी में वो आदमी था वो स्वदेश दीपक था। वो कहानी में जो उतरता था वो जीवन में ही उतर गया और चला गया। तो ये उसकी कहानी, पता नहीं लगा आज तक। हाँ, स्वदेश दीपक ये उसकी कहानी है। तो मृत्यु, मैंने कुछ प्रभु जोशी की मृत्यु से मैंने प्रभु जोशी मेरे बहुत करीब थे, बहुत ही। और क्या पेंटिंग करते हैं, और मेरे बचपन के साथी हैं। मैं तो बचपन कहूँगा, मेडिकल कॉलेज के दिनों के साथी। तब उनसे मैंने कितना सीखा हुआ, कथा लेखन को लेके, भाषा को लेके। जब मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, मैं कहूँ मेरा सबसे बड़ा टीचर तो मेरा प्रभु जोशी था, जो कहानियों पे मेरे से बात करता था। एक लिखता था कोई कहानी, उस पर बात करता। पेंटिंग, मैंने पहली बार उसकी पेंटिंग को देख के पेंटिंग देखने की तमीज़ सीखी, ऐसा कहेंगे। और मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक था। तो हम उसके बहुत बड़े प्रशंसक, वो हमारे प्रशंसक। वो कोरोना में मर गए और मेरे से पूछते थे, फलाने कोरोना हुआ है तो प्रिस्क्रिप्शन बता यार। तो मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन दे रखा वो सबको भेजते थे। खुद को उनको जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन फ़ोन पे बात करके दिया, उन्हें खुद ने नहीं खाया। एक अदम्य इच्छा मरने की, उससे गुजर रहे थे उन दिनों को, और उन्हें ये बहुत बड़ा अवसर दिखा कोरोना में कि निकल लिया जाए। वो निकल गए। तो ये मृत्यु की जो आकांक्षा ऐसे आदमी में होती है, उससे मुझे बहुत डरा है कि वही आदमी जो जीवन से इतना प्यार करता था, अचानक उसे लगा मर जाना चाहिए। एक हार्ट डिजीज़ स्पेशलिस्ट तो आप है ही, और जाहिर सी बात है कभी कभार ऐसा भी होता होगा जब अपने व्यंग्य से आप पेशेंट्स को घायल भी करते होंगे अपने चुटीले व्यंग से। तो आप एक ही समय पर हकीम भी हैं और मर्ज भी दे देते हैं और दवा भी दे देते हैं। मैंने वही कहा, आपने वो प्रश्न पूछा नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने वो प्रश्न पूछा नहीं। तब वो कहते थे आप डॉक्टर भी हैं, आप लेखक भी हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। मेरे को डॉक्टर के तौर पे ये जो संवेदना है, बात करने की कला है, जहाँ मजाक करने की कला है, मरीज को थोड़ा उस मूड में लाने की है, और कई बार मरीज जो चढ़ता हुआ है उसको उसकी जगह दिखाने की है ढंग से, वो मेरे को ये लेखक होना बड़ा फ़ायदा देता है। कोई ऐसी चीज़ ज्ञान जी जो आप करना चाहते रहे हों और ना कर पाए हों? मैं फिल्म बनाना चाहता था। मैं नाटक में बहुत था। मैं मेडिकल कॉलेज दिनों में था, मैंने बहुत ड्रामा में किया है काम, बहुत। मैंने परसाई के ड्रामे को एडॉप्ट किया। मैं अभिनय करता था। मैंने इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर मैं मातादीन बना था। अरे वाह। हाँ, और मैं ड्रामे डायरेक्ट करता था, और मैंने बहुत अभिनय में बहुत था उधर, जब तक मैंने MD मेडिसिन नहीं किया उसके बाद भी। फिर आपको एक समय आता है जहाँ आपको चुनना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते।
आप डॉक्टरी भी करना चाहते हो, आप एक अच्छा परिवार भी चलाना चाहते हो, आप वो जिम्मेदारी भी पूरी करना चाहते हो, लेखन भी चाहते हो, कॉलम भी चाहते हो, आप उपन्यास भी चाहते हो आप। अब मैं धीरे से अब फिल्म स्क्रिप्टिंग में आया। अब मैंने अभी एक फिल्म स्क्रिप्ट पूरी की है। एक वन लाइनर कोई लेके आए थे मेरे को, उन्हें किसी ने सजेस्ट किया था आप ज्ञान चतुर्वेदी से लिखवा लीजिए। अशोक चक्रधर ने उनको कहा था, एक व्यंग का विषय था और मुश्किल से 2 लाइन का विषय लेके आए थे और मैंने उनको बहुत अच्छी लिख के दी है स्क्रिप्ट। वो शूटिंग सितंबर में शुरू के, पैसा अच्छा दे रहे थे तो हमारे लिए पैसा बहुत कहलाता था, मतलब पैसे तो फिल्म में बहुत लेखन है। मुझे मैंने सोचिए जब अच्छा पैसों के लिए भी लिखते हैं स्क्रिप्ट तो मैंने पैसे के लिए शुरू की। जब मैंने स्क्रिप्ट मेरे पसंद था, मैंने ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एक पूरी लाइब्रेरी का एक खंड था, एक पूरी अलमारी फिल्म लेखन और फिल्म की एडिटिंग, फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग से लेके सबकी एक फिल्म टेक्निक की पूरी किताब का खंड था। जो मैंने जब भोपाल पहली बार आया तो मैंने भोपाल की शुरुआती दौर में, जब मेरी शादी हुई थी, बच्चे भी नहीं हुए थे, तब मैंने वो पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली लगता है। हमेशा इशू करके जाता था साउंड रिकॉर्डिंग, उस समय 10 बेस्ट स्क्रीन प्लेज ऑफ द वर्ल्ड, मैंने बहुत पढ़ा। तब मेरा फिल्म में जाने का बड़ा शौक था। फिर वो सब रह गया, पर वो मेरे मन में कहीं कुलबुला रहा था। तब मैंने नरक यात्रा का एक स्क्रिप्ट लिखी, तो मुझे लगा हाँ यार इस काम को तो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। फिर जब वन लाइनर लेके आए, एक तो मेरे साथ कुछ भगवान ना करे, अभी बोलता नहीं उस चीज़ को, खैर मेरे एक जिन्होंने एक बड़े फिल्मकार थे, उन्होंने मुझसे एक लिखवाने आए थे, एक वन लाइनर वो भी लेके आए थे, एक छोटी सी कहानी लेके आए थे। और देखिए कैसे नाम भूलता हूँ यार, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई है, और वो उन्होंने मेरे पूरी स्क्रिप्ट लिखी। मैंने पैसा भी नहीं मांगा उनसे एक भी, मैंने कहा वो देगा ही, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। और उसने मुझे बात का, उस ज़माने में मेरा 7-8 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि मैंने 10 साल पहले हुआ कि आप 5 लाख दे दूँगा सर, दे देता हूँ, मैं आपको परसों चेक भेज दूँगा। और अभी शूटिंग हम ग्वालियर के पास शुरू करने वाले हैं। और वो शूटिंग से 5 दिन पहले डेथ हो गई उनकी, वो मर गए। वो भी लंब तड़ंग आदमी थे। और देखिए क्या ऐश्वर्या राय को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, बहुत कमला पे उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, जो एक पत्रकार ने, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने एक खरीदी थी महिला वहाँ से, और उसका एक स्टोरी बनाई थी कि महिलाएं खरीदी बेची जाती हैं, उनके लिए मैंने लिखी। तो उनकी डेथ हो गई तो रह गया, पर मेरे को लग गया कि मैं लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट, तो अभी मैंने स्क्रिप्ट लिखी है अभी। और मैं अब स्क्रिप्टिंग में कहीं पैसे का भी है। आप हिंदी लेखन को मानते हैं, कई जगह बोला है कि नंगों के शहर में लॉन्ड्री की दुकान आप खोल लीजिए, आपकी लंगोटी उतार के ले जाएगा लोग, आपके ग्राहक तो आएंगे नहीं। हिंदी में लेखन नहीं है। मेरे पास जितना पैसा मिला होगा, कुछ तो कॉलम से मिला, कॉलम राइटिंग में एक चूँकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, इतना पैसा देंगे तो उसमें पैसा ठीक ठाक मिल गया। उपन्यासों वगैरह में मेरे उपन्यास कई संस्करण निकले, बहुत पैसा कुछ भी नहीं, क्या बहुत पैसा मिल गया मेरे को इससे। फिर लिखते किस लिए है? बस मजे के लिए, अपने लिए। हाँ। मान लो कुछ भी नहीं बिकता तब भी लिखता, हाँ। पैसा ना मिलता तब भी लिखता, क्योंकि आपको उसमें एक किस्म की, मतलब एक संतुष्टि, मुमुक्षा वर्ड मैंने कहीं इस्तेमाल किया था। हाँ। कि व्यंग लेखन या लिखना मेरे लिए मुमुक्षा है। एक होती इच्छा, एक होती कि मेरे बहुत अच्छा लगता है लिखना, भूख। एक होता है मुमुक्षा कि जहाँ ना लिखूंगा तो मर ही जाऊंगा, फिर जीवन का अर्थ ही क्या रहा, अगर मैं नहीं लिखता तो मैं क्यों जी रहा हूँ। अगर ये भाव आपके अंदर है तो जब तक ये भाव है तभी तक आप लिख पाएंगे। और मेरे मन में ये भाव है व्यंग लेखन को लेके, या लेखन को लेके, या उपन्यास लेखन को लेके, कि यार नहीं लिखा, आज मैं नहीं लिखा, आज मेरा संडे के दिन सुबह लिखता हूँ, आज मैं यहाँ आया तो मैंने कुछ क्रिएटिव काम किया, पर मैं मान लो कहीं और चला जाऊँ तो मुझे लगा मेरा आज का दिन जीवन से खारिज हो गया, आज मैं लिखा ही नहीं। मैं अभी भी आज की तारीख में भी रोज़ लिखता हूँ, रोज़ लिखता हूँ। बहुत सारा मेरे कुछ उस बैंक में ही पड़ा हुआ है। अगला उपन्यास तैयार करना है मेरे को, उसके नोट्स बनाने शुरू किए मैंने। बुंदेलखंड पे एक अगला उपन्यास लिखना चाहता हूँ, ठेठ बुंदेलखंड पे जाके, बिल्कुल अंदर गरीब से गरीब आदमी जहाँ रहता है ना, उस जगह जाकर मैंने अभी उपन्यास, मेरे तीनों बुंदेलखंड के कस्बे के, वो कस्बाई चरित्र है। उस आदमी तक तो पहुँचा ही नहीं मैं, जो असली बुंदेलखंड है, जो सूखे के दिन पे पत्तियाँ खा के भी जिंदा रहता है। एक मन उस तरफ के उपन्यास लिखने का। चलिए ज्ञान जी, आप ऐसे ही लिखते रहें और आपकी व्यंग्य की धार ऐसे ही बनी रहे। जिस फिल्म की आपने स्क्रिप्ट लिखी है वो बहुत जल्द रिलीज़ हो, हम सब उसको देखें और एक बार आपसे फिर उस पर भी बात हो।
आप ऐसे सृजनरत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया संगत को आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद। खूब बातें हुई, मज़ा आया। थैंक यू। लड़कियों का स्कूल होता नहीं था, होता भी था तो चौथी तक। तो चौथी तक तो मैंने घर पर पढ़ा। उनका ही आग्रह था कि तुम मेरे घर में आके अगर तुमने लिखना बंद किया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। जो कुछ मिलता रहा अनायास मिलता रहा। मेरी दाल रोटी मेरे लेखन से जुड़ी हुई नहीं थी कि जितना परहेज़ मैं अपने बेटे बहू के कमरे में जाने से करती हूँ, उतना ही परहेज़ अपने पात्रों के कमरे में झांकने से करती हूँ। जिन समस्याओं से मेरा सामना नहीं हुआ है उन पर मैं कलम कैसे चलाऊँ। सम्मान देने के बाद शिवराज सिंह चौहान एकदम मेरे पैर पड़ ली। मैं एकदम भौचक रह गई। थोड़ी देर देखते रहे और जैसे उनकी स्टाइल थी, अरे मालती मतलब इतना अच्छा लगा।